नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां सब लोगों के लिए और जोरदार तालियां हमारे सब इसके संस्था के प्रेसिडेंट राजेश जी के लिए और जोरदार तालियां हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर राकेश आर्या के लिए। दोस्तों सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हम सेशन की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं। जिस भी इष्ट को मानते हैं उसका ध्यान करते हुए हम प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुप्रभा कामता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जायापहा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट। दोस्तों हम अपने सेशन की शुरुआत किसी भी अच्छी शेयरिंग से करते हैं। किसी भी दोस्त का लास्ट वीक में कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस है या अच्छी कोई सेल हुई है, आप सामने आए और अपनी इसको शेयरिंग करें। कोई है? मैं आज अरोड़ा जी को आमंत्रित करूंगा, सुरेश अरोड़ा जी को। प्लीज सर आप आगे आए। दोस्तों नमस्कार। मैंने पिछले हफ्ते ही 2,35,000 रुपए की एक सेल की है ईयरली प्रीमियम पे। पीछे मैंने शेयर किया था एक कॉन्सेप्ट कि एक टर्म ऑफ डिपेंडेंसी। तो एक भाई को मैंने बोला, मैंने ऐसे मुलाकात हुई तो उनसे बात हुई, कहते यार मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे 10 साल के बाद, नहीं वो भाई नहीं मतलब लेडीज थी, 10 साल के बाद मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए जरूरत पड़ेगा तो मुझे उसके लिए प्रोविजन करना है। मैं कहा ठीक है। मैं कहा आपकी सैलरी कितनी है? तो उन्होंने मेरे को बोला मेरी सैलरी इन हैंड आती है 1,60,000 रुपया। मैं कब से काम कर रहे हो? कहता 15 साल हो गए। और मैं कहा आपका बैंक बैलेंस कितना है? कहता जैसे ही बनता है दुकान पे चला जाता है। तो वह 5-4 लाख रुपए 3 लाख रुपया होगा। तो मैंने फिर उनसे ये बात बोली कि 10 साल के बाद भी स्थिति तो यही रहने वाली है। कहती हाँ। मैं कहा एक बात बताओ बेटा, सिर्फ आपका ही है या आपके हस्बैंड का भी कोई पार्ट है, उसमें रोल है? कहते उनका भी है। मैं कहा वो भी कमा रहे हैं, दुकान में आप पैसा डाल रहे हो, क्या उनके लिए आपके बेटे के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है वो है या नहीं है? कहती है हाँ। मैं कहा आप 15 साल के बाद मैं कितने साल और काम कर लोगे? यू आर ऑलरेडी 40 ईयर ओल्ड। कहते और 15 साल। मैं कहा 15 साल के बाद वो बच्चा तो नौकरी करने लग जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसकी इंडिपेंडेंट मतलब वो कमाने लग जाएगा, तो वो तो आपकी इनकम की तो जरूरत है नहीं। उसके बाद तो आपको आपकी इनकम की जरूरत पड़ेगी। कहती हाँ। मैं कहा इसका मतलब 15 साल के बाद आप आज इंडिपेंडेंट है और 15 साल के बाद जिस बच्चे के लिए कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और आप उसके ऊपर या अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे।
तो कहने लगी मतलब, मैं कहा आप 15 साल के बाद आपके पास भी पैसा तो रहेगा नहीं, आपने 30 साल काम किया और 30 साल करने के बाद आप डिपेंडेंसी में जा रहे हो और सबको इंडिपेंडेंट बना रहे हो। आपका पति भी इंडिपेंडेंट रहेगा, आपका बेटा भी इंडिपेंडेंट रहेगा, एंड यू विल बिकम डिपेंडेंट। बहुत बढ़िया। तो मुझे क्या करना चाहिए? मगर बच्चे की प्रोविजन की जिम्मेदारी पति के लिए रखो, अपनी जिम्मेदारी अपने लिए अपनी जिम्मेदारी पैदा करो। मगर आप कितना डालना चाहते हो? बेटा उसका अर्नव है, कहता अर्नव के लिए कितना डालना चाहते हो? कहता 25,000 रुपये महीना। मगर 25,000 रुपये 3 लाख का चेक मेरे को दो। तो फिर मैं कहा आप 3 लाख का चेक मुझे दीजिए, 15 साल तक दे दीजिए, 15 साल के बाद लाइफ टाइम 25,000 रुपये मैं आपको दूंगा। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने बोला कि मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मेरा आपने दिमाग घुमा दिया। शाम मेरी बात हो रही है 12 साढ़े 12 बजे, शाम के 6 बजे मेरे को फोन आता है, अंकल आप ये डन करो, चेक मंगवा लो, जो कागज चाहिए वो ले जाओ। मगर अभी नहीं आ सकता, वो गुड़गांव बैठी है बच्ची, मगर कल सवेरे बेटे को भेज दूंगा, उसको चेक दे देना, कागज देना। और नेक्स्ट डे ही उसका फिर सवेरे फोन आया, कब आ रहा बेटा? तो मैंने बेटे को भेजा और हो गया, और पॉलिसी का नंबर भी लग गया। तो मेरे भाई हमारे को इंश्योरेंस नहीं बेचना, इंश्योरेंस तो एक संस्था है जहां पे हमने पैसा जमा कराना है, सुरक्षित रखना है। एक्चुअल में हमें जो बेचना है ना, वो बेचना है सामने वाले को जरूरत क्या है, उसकी नीड, जो उसको पेन एरिया है ना, उसको सॉल्यूशन देना है। अब वो उसका मैंने ये चीज देखी तो उसको भी लगा कि पेन एरिया मेरा, इसका फटाफट निदान करो। तो ये मेरी शेयरिंग थी आज की डेट में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू अरोड़ा साहब, थैंक यू। थैंक यू अरोड़ा साहब, बहुत बढ़िया शेयरिंग की आपने। सब हमारी जो लाइन है ना, सब शब्दों का ही खेल है। आप कैसे शब्द कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाले तक वो क्लिक होता है, तभी सेल होती है। मेरे को याद आ रहा है, पुराने टाइम में एक व्यक्ति कहीं किसी सेमिनार के लिए गया था, और उन दिनों में क्या था, शाम को 5 बजे के बाद बसें नहीं चलती थी। तो जैसे वो रुका, शाम हुई, उसको गया स्टेशन पे या बस अड्डे पे, उसको बस नहीं मिली। उन्होंने कहा जी आज तक की तो बस चली गई है, अब आपको बस कल मिलेगी। वो छोटा शहर था, उन्होंने कहा क्या करूं? कह रहे 2 ही प्रोविजन है, या तो आप स्टेशन पे रुको या किसी के घर चले जाओ। होटल वोटल थे नहीं वहां पे। वो किसी के घर गया, नॉक किया। 6 बजे के बाद लोग दरवाजे बंद ही कर लेते हैं छोटे शहरों में। नॉक किया, हाँ जी मैं ऐसे ऐसे यहाँ आया था, सेमिनार था और मेरा वो लेट हो गया और मुझे पता नहीं था शाम को बस नहीं मिलती है। तो कह रहे जी क्या करना है? कह रहे जी मैंने रात बितानी है, सुबह सुबह मैं चला जाऊंगा, जो भी पहली बस होगी। कह रहे जी हमारा तो घर लड़कियों का घर है, हम तो ऐसे अलाउ नहीं कर सकते। दूसरे के घर गया, उसने फिर वही पूरी स्टोरी सुनाई। उन्होंने भी सेम वही मना किया कि भाई हम ऐसे अलाउ नहीं कर सकते, किसी भी आप हमारे लिए जानने वाले नहीं हो। तीसरे चौथे घर ऐसे जैसे गया, उसने 5वीं बार पूछा, नोक किया, कह रहे आपके घर लड़कियां हैं? कह रहे क्या हो गया? कह रहे रात बितानी है। मतलब उसने शॉर्ट किया, मतलब ही बदल गया बात का। तो आप अपनी बात कैसे रखते हैं, और जैसे आज अरोड़ा जी ने अपनी बात रखी और उसको क्लिक की और सेल होगी, जबकि आपका भोलापन नहीं चलता। मैं इंश्योरेंस कंपनी में एज ए सर्वेयर काम करता हूं, और हमें क्या होता है, जब भी हम क्लेम सेटल करते हैं ना, हम डिस्चार्ज वाउचर साइन कराते हैं। तो मैंने ऐसे किसी को, लेडी को जैसे फॉर्म साइन करा रहे थे, तो हम साथ साथ डिस्चार्ज वाउचर भी साइन करा लेते हैं। वो कह रहे हैं मैं ऐसे तो साइन करूंगी नहीं, क्योंकि हमारे को बचपन से कई बातें ना फीड करती जाती है, खाली पेपर साइन नहीं करना।
खाली पेपर आप किसका साइन कर रहे हो? कोई प्लेन पेपर थोड़ी है वो, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का डिस्चार्ज वाउचर है, आप वो साइन कर रहे हो। तो मैंने उसमें क्या किया, उसका गाड़ी नंबर भर दिया, उसका नाम भर दिया। कह रही है तो आपने भर दिया, ठीक है, लेकिन आपने अमाउंट कहां भरा? इसमें अमाउंट तो आपने भरा ही नहीं है। अमाउंट मैं कैसे भर सकता हूं? जिस दिन क्लेम सेटल होगा उसी दिन अमाउंट उसी दिन का आएगा ना। कह रही मैं खाली पेपर तो साइन नहीं करूंगी। मुझे पता नहीं, थोड़ा सा गुस्सा जैसे आ गया, गुस्सा आना नहीं चाहिए। मैंने कहा ये कौन समझा रहा है आपको? मैंने क्या बोला, ये कौन समझा रहा है आपको? समझा उसका कोई भी रहा था, जो भी रहा था, उसने मेरी शिकायत कर दी कंपनी के अंदर कि आपका सर्वेयर तो मुझे गाली दे रहा है। मैंने तो कोई गाली नहीं दी, मैंने कौन समझा रहा है बोला, उसको बहन की गाली लगी। मतलब आप के दिमाग में क्या चल रहा है आप वही सुनते हो। आपका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है, मैं वही बातें सीखता हूं कि कैसे अपनी बात हम आगे रखें और कितना क्लियरली बोलें। क्योंकि आप गुस्से में होते हो, सामने वाला भी गुस्से में, वो सुन नहीं रहा होता, आपका जवाब देने के लिए सुन रहा होता है। जबकि मैंने कितना, गाली तो कस्टमर को देने का मतलब ही नहीं होता, और मैं कौन कह रहा हूं और उनको क्या सुन रहा है। मतलब कहां कहां से मेलबाजी इतनी चल गई, हमको तो तमीज नहीं है बोलने की, ये नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कंपनी से बात की, मैंने कहा मैं डिस्चार्ज वाउचर में कैसे भर सकता हूं, कितना अमाउंट सेटल होगा। तो वो भी सामने से कह रहे हैं वो गाली देने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा जी मैं गाली कहां दी। तो दोस्तों जो भी बात आपने करनी है, आपका क्लियर माइंडसेट होता है ना, तो हर बात के कई मतलब निकलते हैं। तो आपने ध्यान से इस चीज को देखना है। मैं देखता हूं जब बच्चा पैदा होता है ना, उसकी एक मां होती है जो उसका पालन पोषण करती है, बड़ा करती है, उसको इस लायक बनाती है कि वो अपने लिए कुछ कर सके। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका सब कुछ देखती है। उसको बोलते हैं ए मां, ए मां। और दूसरी मां जब वो 25 साल का हो जाता है, 25 साल के बाद अगले पूरी जिंदगी की जिम्मेवारी जो दूसरी मां लेती है वो होती है बी मां। ए मां की जिम्मेवारी 25 के बाद खत्म हो सकती है, लेकिन जो बी मां की जिम्मेवारी है वो लाइफ टाइम चलती है। ये हमारे दोस्त गोरखपुर से राजेंद्र चौरसिया जी हैं, उन्होंने कल ये शेयर किया था। तो आपको समझ आई बात? ये क्या किया? हाँ, आप इसको, जिन भाइयों को समझ नहीं आया ना उनके लिए, ए मां और ये है बी मां। ए मां आपको बड़ा करती है, इस लायक बनाती है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और एक जिम्मेवारी वाला जो आपका वो रहता है, आप इस लायक हो जाएं कि परिवार का पालन पोषण करें। लेकिन 25 साल से लेके 60 साल तक, रादर 60 के बाद भी 85 तक, टिल लाइफ, जब तक आप इस दुनिया में रहते हैं, बीमा क्या करता है? बीमा क्या करती है? आपकी इनकम को प्रोटेक्ट करती है, आपकी मंथली एक्सपेंस को प्रोटेक्ट करती है। जितनी इंपॉर्टेंस ए मां को अम्मा भी बोलते हैं कई लोग, अम्मा, और बीमा बीमा कितना इंपॉर्टेंट है बीमा, ये आप क्लाइंट को बता सकते हैं। जितनी इंपॉर्टेंस आपकी है, यही शायद अरोड़ा जी ने उनको बताया, जितनी इंपॉर्टेंस आपकी है उतनी बीमा की भी है। दोस्तों मैं अब अगली शेयरिंग के लिए सर को इनवाइट करूंगा, आप आए प्लीज आगे। आप, हाँ आप ही सर हैं हमारे, आइए। ठीक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पवनवीर यादव, ब्रांच 120 कनाट प्लेस और रेजिडेंट नोएडा। मेरा सौभाग्य है कि मैं डे वन से FPRT का मेंबर हूं और मुझे ये रेगुलर सौभाग्य मिलता रहता है। रेगुलर कुछ ना कुछ होता है, जब हम फील्ड में जाते हैं, रोज नए लोगों से मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है। तो अभी मेरे को एक पुराने क्लाइंट की कॉल आई इस वीक में कि मेरी एक मतलब वाइफ की सिस्टर हैं, वो NRI है, सिंगापुर से आई हुई हैं, तो आप उनका इंश्योरेंस कर दीजिए, पर आप रिबेट कितना देंगे? तो मैंने कहा आपको दिया था। कह रहे नहीं। कह रहे लेकिन वो मांग रही हैं। तो मैंने कहा उनको मेरा नंबर दे दीजिए, मुझे कॉल कर लें, वो उन्हें जितना चाहिए उतना दे देंगे। उसके बाद वो मेरठ थी, उनका भाई आर्मी में मेजर है, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैं वहाँ मिलने गया। सारी बातें हुई, 1.5-2 घंटा डिस्कशन चला, लेकिन उन्होंने बोला कि आप, मेरा एक फ्रेंड है उसको समझाना है। तो उन्होंने ऑनलाइन कनेक्ट किया सिंगापुर, काफ़ी उनसे बातें हुई, और बातों के बाद उन्होंने एक बात बोली कि मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम 2 लाख रुपए का प्रीमियम आपको दे रहे हैं,
तो मैंने कहा सर 2 लाख क्या होता है आज के ज़माने में? मैंने कहा, कह रहे इंडिया में तो 2 लाख की कीमत नहीं समझ रहे आप? मैंने कहा जी हमारे यहाँ जितने ठेले वाले भी है ना वो भी 2 लाख रुपए का प्रीमियम देते हैं LIC में साल में। मैंने कहा आप इंडिया लास्ट टाइम कब आए थे? कह रहे 12 साल हो गए। मैंने कहा 12 साल पुराना इंडिया नहीं है। मेरे पास एक चेक था जो मेरा हाईएस्ट प्रीमियम आया था 1,01,80,000, वो चेक मैंने उन्हें भेज दिया। मैंने कहा अब इंडिया में ये हो रहा है, आप हमारी 3.5 ट्रिलियन को हम पार कर गए, इकोनॉमिक हमारी पार हो गई है, 40 लाख करोड़ से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया हमने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने। मैंने कहा वो दिन गए कि जब सिंगापुर से, अमेरिका से हमारी इकोनॉमी इंपैक्ट होती थी, अब नहीं होती। और दूसरी चीज यह है कि आप ये सोचिए कि आपका स्तर क्या है कि आप 12 साल सिंगापुर में रह के भी आपको इंडिया के आदमी से मांगना पड़ रहा है। तो मैंने कहा मैं 2 लाख प्रीमियम के लिए मेरठ नहीं आया हूं, मैं अनिल जरियाल जी जो मेरे क्लाइंट है, मैंने कहा उनकी रेस्पेक्ट के लिए आया हूं, नहीं तो मैं 2 लाख रुपए प्रीमियम के लिए मेरठ कभी नहीं आता। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, मैंने कहा वहां पे एवरेज इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है, वहीं पे एक आदमी के साथ बैठ के चाय पी लेता तो 2 लाख रुपए आ जाता। मैंने देखा जब मैंने ये सब बातें की वो रिबेट विबेट सब भूल गए। तो मैंने ये देखा है कि मतलब ऐसे लोगों को, फिर मैंने उनको काफी कुछ कहा, मैंने उनको बोला एक बार इंडिया जरूर आओ। और मैंने कहा अगर आपको इंडिया आज भी ऐसा लगता है तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, सिंगापुर में क्यों नहीं कर लेते? तो उन्होंने बोला नहीं, हमें अब फ्यूचर इंडिया में दिखता है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करें और हम वापस अपना घर इंडिया में बनाएं और इंडिया वापस आए। तो ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि इस समय मैं देख रहा हूँ, मेरे पास 2 केस आए हैं NRI के इस महीने, कि NRI वापस इंडिया आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि आज हमारा कुछ हो सकता है तो इंडिया में ही हो सकता है। वो एक नया भरोसा हमारे देश में जगह है, सब लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर इंडिया में ही है, क्योंकि आज जो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन है, बाकी जो समस्याएं हैं वो इंडिया में नहीं है, हमारे यहाँ एकदम मस्त हम लाइफ जी रहे हैं। तो इस समय जो NRI आपके क्लाइंट हैं या उनके जो टच में लोग हैं, वहां से हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जो भी लोग आ रहे हैं उनसे एक बार आप जरूर कनेक्ट करें, या तो और बाकी ऐसा कोई भी आता है तो उसको अपने देश के लिए बताएं कि अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं। तो थैंक यू सो मच FPRT के लिए, थैंक यू। और मैं बहुत फिजिकल सेशन का भी थोड़ा बताओ यार। सर फिजिकल सेशन का तो मैं कैसे आए हम यार 8 बजे? मुझे लगता है मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आता हूँ, तो मेरे को 5:30 बजे 5 बजे उठता हूँ, तब जाके यहाँ आ पाता हूँ। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? एनर्जी तो सर ये जो 2 घंटे की एनर्जी है ये पूरे सप्ताह जिंदा रखती है। तो ये क्या होता है, जैसे जो 2 घंटे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे घर में बाकी दिन मैं सबसे देर में उठता हूँ, मेरे बच्चे पहले उठ जाते हैं, वाइफ उठ जाती है। जिस दिन मैं पहले उठता हूँ तो वाइफ को पता चल जाता है कि आज क्लास है, मेरे बच्चे बता सकते हैं। तो मतलब वो बाकी दिन मैं थोड़ा आलसी आदमी हूँ, मैं दाढ़ी भी नहीं बनाता, कई बार ड्रेस भी मेरी ऐसी रहती है, बट मैं पता नहीं क्यों आंख ही खुल जाती है, अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही सुबह पता चल जाता है कि ये आज क्लास है। और जो मैं, जैसे आज मैं अकेला ही आया हूँ उधर से और कोई नहीं आया, तो वो कोई आए ना आए किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वो एनर्जी है ना, उस 1 सप्ताह तक जो हमारा, जैसे आप मान लीजिए कि कोई चीज फिल्टर होके जाती है, तो यहाँ आते हैं सबके साथ 2 घंटे गुजरते हैं, फिर चाय नाश्ते पे बात होती है, मतलब जो मन में 1 सप्ताह के सवाल हैं, चाहे वो क्लाइंट के हैं, चाहे वो हमारे अपने हैं, चाहे नॉलेज से रिलेटेड है, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कुछ भी है, वो एक ऐसी चीज है कि यहाँ पे इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं कि वो लोग हैं जिनके पास रियल एक्सपीरियंस है। और रियल एक्सपीरियंस में क्या होता है कि वो हमें एकदम सटीक जवाब मिलता है। और आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनके लिए मैं सुनने के लिए बहुत आतुर हूँ, क्योंकि सर को मैंने फेसबुक पे बहुत देखा है, बहुत सुना है। तो थैंक यू सो मच सर, इतने बड़े स्पीकर को हमारे बीच लाने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पवनवीर जी, बहुत अच्छा लगता है, मतलब FPRT एक एफर्ट कर रही है सभी लोगों के लिए, और उस एफर्ट में जब किसी को फायदा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। उस एफर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू पवनवीर जी, क्योंकि अपने को एक बात समझ आती है, जो फिजिकल हो रहा होता है ना, इसकी वैल्यू अलग ही होती है। आप ऑनलाइन सेशन सुनते हैं, हालांकि रिकॉर्डिंग पूरे उसमें जाएगी और इसे 1 हफ्ते के अंदर 500 से 600 लोग सुन लेंगे, 1000 लोग भी सुन लेंगे, लेकिन जो फिजिकल सेशन में जो लोगों को फायदा होता है वो उसका अलग ही मजा है। अब मैं अतुल जी को आमंत्रित करूंगा आगे। अतुल जी प्लीज आए, एक बार जोरदार तालियां यार। नमस्कार, थैंक यू बैंक भैया।
मेरी जो शेयरिंग है वो पिछले हफ्ते की पेंडिंग चल रही है। पिछले हफ्ते जब मुझे शेयर करना था, लेकिन क्योंकि बहुत सारी शेयरिंग्स हो गई थी और हमें अपने स्पीकर को भी एक पूरा टाइम, 1 घंटे का जो टाइम होता है वो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट उनको 1 घंटे का टाइम दिया जाए। तो लास्ट वीक जो शेयरिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, इस वजह से मैंने अपनी शेयरिंग को उस लास्ट वीक की शेयरिंग नहीं की थी। लास्ट वीक से पहले जो संडे आया था उसमें मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर श्री प्रदीप गुप्ता जी की एजेंट्स मीटिंग थी और उन्होंने मेरे से बोला कि अतुल आपको ना हमारे उसमें आना है, मीटिंग आना है। नॉर्मली वो जब करते हैं तो मैं शायद नहीं जा पाता, तो मैंने उनसे बोला सर क्या करूंगा करके, आप ना तो हमारे पास बच्चे भेजते हैं एफपीआरटी के अंदर और ना आपके बच्चों और आपके जितने भी जो ये है, तो मैंने कहा उन्होंने मेरे को सुन ही रखा और घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है, उनको पता ही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनकी अपने डीओ की टीम में सबसे ऊपर रहता हूँ, तो वो बार बार मेरा एग्जाम्पल हर मीटिंग में शायद लेते हैं। तो कह रहे नहीं यार तुम जब भी आते हो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। मैं कहा सर आप फर्क इससे नहीं पड़ेगा कि मेरे आने से, फर्क उनका आने से पड़ेगा जब वो ट्रेनिंग में प्रॉपर चलेंगे। तो मेरा मन नहीं था और चांस की बात, मेरा मन भी थोड़ा कम था और मेरी ना बैक टू बैक मेरी मीटिंग्स भी थी कुछ, लेकिन क्योंकि मेरे डीओ सर का मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन है तो मैं उनकी बात को ना टालना भी नहीं चाह रहा था। मैं कहा यार देखो वो यदि उनके स्टूडेंट्स या जो एजेंट्स है वो काम नहीं कर रहे तो ये उनकी प्रॉब्लम है भाई, हमें तो जाके उनको देना चाहिए। हम तो एफपीआरटी में भी हमेशा जब भी आते हैं कोशिश यही करते हैं कि जो बेस्ट हो सकता है हम अपने पास से करें। तो मैंने अपने शेड्यूल को थोड़ा सा रीअरेंज करा और मैं पहुंच गया वहां पे। और ये मेरा एक अच्छी बात ये है कि जब भी मैं अपनी डीओ सर की मीटिंग में जाता हूँ ना, और एजेंट्स का काम होता नहीं होता, मेरा काम हो जाता है। तो पता नहीं मुझे इस बात का भी अच्छा लगता है। मैं चले यार इस बहाने शायद हो सकता है हमारा रुका हुआ काफी देर से थोड़ा थोड़ा प्रीमियम रुका हुआ है तो उसको भी बूस्ट मिलेगा। तो मैंने उसको एग्री कर लिया और 1-1.5 घंटे की जो मेरी स्पीच थी उसमें सब लोग बड़े मोटिवेट हुए, सब कुछ हुआ और मुझे भी जब आप किसी के सामने कुछ बोलते हो तो आपको भी लगता है कि भाई आपको उसके बाद करना है, परफॉर्म करना है। तो मेरा उस टाइम पे करीब करीब चौथी एमडीआरटी भी कंप्लीट नहीं हुई थी, उसमें भी करीब 7-8 लाख का प्रीमियम शॉर्ट चल रहा था, 7 to 8 lakhs का प्रीमियम शॉर्ट चल रहा था। तो मैंने उसमें क्या किया कि मैंने जब स्पीच दे के करा तो 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास 8 लाख के करीब का बिजनेस आ गया। मेरी 4th एमडीआरटी का बिजनेस जा चुका है एलआईसी के अंदर। हाँ, और अभी भी स्टिल मेरी बैक टू बैक मेरी मीटिंग्स चल रही हैं और मुझे लगता है मतलब मैं अभी बहुत आश्वस्त हूँ कि मेरे पास इस बारी मेरी टीओटी इसी कैलेंडर ईयर में होने वाली है और मैं उसके लिए बहुत एफर्ट्स कर रहा हूँ। एलआईसी वैसे टीओटी सर की हो चुकी है। हाँ वैसे तो 8 एमडीआरटीज, क्योंकि यदि मैं जनरल और लाइफ को दोनों को मिलाते हैं तो 8 एमडीआरटीज हो चुकी है, तो वो टीओटीज प्लस हो चुकी है। उसमें थोड़ा बता दीजिए जनरल में क्या काउंट होता है जिससे टीओटी? जनरल के अंदर लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम का और पर्सनल एक्सीडेंटल का प्रीमियम काउंट होता है। यदि आपकी एजेंसी एलआईसी में जिस नाम से है उसी नाम से यदि आपकी जनरल इंश्योरेंस की एजेंसी है, उसमें यदि आप मेडिक्लेम या पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज करते हैं तो उसका प्रीमियम उसके अंदर काउंट होता है। जो आपकी एमडीआरटीज के वहां से उसका एक प्रोसीजर होता है बेसिकली। जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी आपके पूरे आपको मतलब बेसिकली मैं कई सालों से टीओटी बुक कर रहा हूं और उसमें मैं हर साल ओरिएंटल से वो लेटर लेता हूं। तो हम एक महीने की हमने एक सिस्टम बना रखा है ऑफिस में, महीने की जितनी मेडिक्लेम्स होती हैं उसका एक अलग से फोल्डर बनता है मेडिक्लेम और पीए का। तो वो हम वो बना करके एक लेटर बना के देते हैं, एक्सेल का फॉर्मेट होता है। एक एक्सेल के अंदर जनवरी में इतने रुपए की मेडिक्लेम, इतने का पीए, फरवरी में इतने की मेडिक्लेम, इतने का पीए। और ओरिएंटल के अंदर भी एक सिस्टम है कि उनके पास इलियास के अंदर एक सिस्टम है कि वो मेरी एजेंसी को डालेंगे कि मेडिक्लेम का बिजनेस कितना है, तो मंथ वाइज बिजनेस आया था तो उससे टैली कर लेते हैं जिस महीने में उनका और हमारा फिगर मिल नहीं रहा होता। 99% तो मिलता है क्योंकि कमीशन शीट से हम लोग टैली करते हैं और उनके पास इलियास से ही कमीशन शीट निकल के आती है, तो 99% मिलता है। भाई कभी कोई पॉलिसी में यदि कुछ डिफरेंस होता है उस पर्टिकुलर महीने को हम वर्कआउट कर लेते हैं और वो एक लेटर बना के दे देते हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कि भाई आपने इतने रुपए का कमीशन हमारे यहाँ से, इतने रुपए का प्रीमियम जमा करा है, इतने रुपए का कमीशन अर्न करा है। तो यदि हम अपनी टीओटी प्रीमियम बेसिस पे कर रहे होते हैं तो हम उसमें जब वहां पे एमडीआरटी की साइट पे डालते हैं तो हम टीओटी का प्रीमियम वाले बेसिस पे डाल देते हैं। और यदि हम, क्योंकि मैं हमेशा कमीशन बेसिस पे करता हूं तो मैं उसमें कमीशन उसको कंसिडर करता हूं। तो इस तरीके से नहीं जीएमसी काउंट नहीं होता और कोई भी जनरल इंश्योरेंस का कोई भी वर्टिकल काउंट नहीं होता। ठीक है, अभी शायद क्रिटिकल इलनेस वगैरह शायद हो जाएंगी मेरे ख्याल से, मुझे अभी क्रिटिकल इलनेस का पता नहीं, बट मेरे ख्याल से क्रिटिकल इलनेस शायद ऐड हो जाएगी क्योंकि वो उसका इसी का ही पार्ट है। किसी भी जगह पे हो, यदि आपके सेम मतलब आपकी एजेंसी लाइफ इंश्योरेंस में भी सेम नाम से है और जनरल इंश्योरेंस की भी या स्टैंड अलोन एजेंसी भी आपके नाम से है, तो एक वो सेम फॉर्मेट में लेटर नीवा बुबा भी दे देगा,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच, ये मेरी तरफ से शेयरिंग थी। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। तो अब जैसा हमारा ऑलरेडी 8:30 से ऊपर हो चुके हैं, जैसा हमारी परंपरा है कि हम अपने स्पीकर को एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम जरूर चाहिए हमें उनसे। और आज की जो स्पीकर हैं वो हमारे पास श्री राकेश आर्या जी हैं। और इनके विषय में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन लोगों को कितने लोग हैं जो राकेश आर्या जी को नहीं जानते है? आप लोग नहीं जानते? अरे वाह, चलो। राकेश आर्या जी एक एक्स मिलिट्री से हैं और ये एक ट्रेनर है, बट इन्होंने मेरे को स्पेशली बोला कि मेरे को मोटिवेशनल ट्रेनर मत बोल देना गलती से भी, कन्वेंशनल ट्रेनर है। और आज जो 1 घंटे के अंदर जो आज आपको देंगे, इस बात का मैं इस हॉल में बैठे हुए सभी लोगों को आश्वासन देने जाता हूं कि आज के 1 घंटे को यदि हमने आराम से सुन लिया और जो आज सर ने हमारे को बोला उसको इंप्लीमेंट कर लिया, तो आगे के सारी जिंदगी हमारी होगी। तो बहुत ज्यादा ना बात करते हुए मैं सर को बुलाता हूं, खड़े होकर के सर का वेलकम करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रास्तों को भी ऐसे मुसाफिरों की तलाश होती है, रास्तों को भी ऐसे मुसाफिरों की तलाश होती है, क्योंकि उन्हीं से मंजिलों को भी आस होती है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 7:30 लोगों ने बोला है केवल गुड मॉर्निंग। बचपन में शायद सीखा था, स्कूल में शायद कि आपको कोई नमस्ते करे या कोई आपको नमस्ते करे तो उसका जवाब हम देते हैं, यस और नो। तो मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला, एक रिवाज बन गया है। आजकल मैं प्राय क्या बात करता हूँ कि सबको बोलता हूँ, जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड होती हैं, कि सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा शुद्ध नमन और अभिवादन। क्योंकि अपनी मातृभाषा जो होती है ना, उसका जो प्यार होता है, उसका जो स्वाद होता है, वो अलग ही होता है। क्योंकि एक विदेशी एक बार एक ट्रेनर आए थे और उन्होंने स्टेज पे आके, करीब 250 लोग थे, मैं बैंगलोर में था उसी ऑडियंस में, तो उन्होंने बोला नमस्ते। तो एक भी शायद 1-2 लोगों ने बोला होगा नमस्ते। ही वाज शॉक्ड। बोला, आपको पता है कि ये नमस्ते मैंने क्यों बोला? बोला, योर कल्चर इज ओल्डर कल्चर देन माई कल्चर एंड नमस्ते मीन्स माई डिविनिटी एक्सेप्ट्स योर डिविनिटी एंड योर डिविनिटी एक्सेप्ट्स माई डिविनिटी। तो जैसे आजकल काफी लोग ना राम राम भी करते हैं, काफी बोलते हैं, तो राम राम करना कोई बुरी बात नहीं है, बट राम राम अभिवादन नहीं है। आप इस बहाने प्रभु का नाम याद कर लेते हैं, चलो 2 काम हो गए, ठीक है ना। लेकिन अगर रामायण और महाभारत देखें तो वो राम राम थोड़ी बोलते थे, वो क्या बोलते थे? ताश्री प्रणाम। आप मेरी बात सहमत हैं? यस सर, यस सर। तो जब भी किसी को नमस्ते करें तो नमस्ते करें, और कोई नमस्ते करे तो उसका जवाब इस तरह दें कि उसको लगे कि अगली बार फिर नमस्ते मिलेगी। नमस्ते, नमस्ते, धन्यवाद। देखिए, जरूरी है ये बात कहना। एक बात और कि जब भी देश में विदेश में ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बातचीत शुरू करता हूं तो ओम और गायत्री मंत्र से शुरू करता हूं। इसके लिए बहुत साहस चाहिए। क्या सोचेंगे पता नहीं यार, क्या लोग सोचेंगे, गायत्री मंत्र बड़ा पुराना अजीब कोट पैंट पहन के आया है, भगवा वस्त्र तो पहले नहीं है कि अब गायत्री मंत्र का मैं एक वैदिक परिवार से आता हूँ और एक मिलिट्री फैमिली से आता हूँ, तो दोनों चीज़ों का मिश्रण है। वहाँ पर वैल्यूज भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, अनुशासन, सब चीज़। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब आंख पे मक्खी बैठे तो हाथ उठ ही जाता है ना यूँ। तो ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। 8 बजे सेशन था तो 8 से पहले पहुँचना ही था। आज अमावस्या है, मैं सुबह हवन करके भी आया हूँ। हमारे घर अमावस्या और पूर्णिमा को पिछले 25 सालों से विश्व में कहीं भी रहूँ तो मैं हवन करता हूँ खुद अपने हाथों से। तो हवन करके आया, फिर यहाँ 8 बजे पहुँचना भी था, क्योंकि अगर मैं खुद नहीं पहुँच रहा हूँ तो आपको क्या बताऊँगा। वैसे तो सारा सेशन ऑलरेडी अरोड़ा साहब ने चुरा लिया है,
जो मुझे बताना था वो सब कुछ अरोड़ा साहब बता चुके हैं, यादव साहब ने बताया, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर मैं तो आपको क्या सिखाऊंगा। मुझे एक बार मौका मिला, स्कूल के 400 टीचर्स को, नवयुग स्कूल सुना होगा आपने, तो मेयर दिल्ली के उन्होंने बुलाया मुझे। मैंने कहा टीचर्स को मैं क्या सिखाऊंगा, मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ, अभी इनसे सीखूंगा मैं। ऐसे जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं मैं तो इनसे सीख सकता हूँ, हर एक से अगर 2-2 घंटा साथ बैठूं तो शायद मैं सीख पाऊंगा आपसे। मैं क्या सिखाऊंगा आपको, मैं सोच रहा हूँ ये। लेकिन फिर भी मुझे चेतन साहब ने, जैन साहब ने, आप सब लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया, तो जो भी मुझे पता है, जो भी मैंने अभी तक जाना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो हम लोग तैयार हैं? यस सर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन से अब तक हमने स्कूल कॉलेज में बहुत कुछ सीखा है और उसका 80% भी इस्तेमाल नहीं किया, 80% भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बचपन में सीखा होगा H2O, कितने लोगों ने सुना है H2O? सभी ने सुना है। कभी घर में बोला आपने H2O देना? कभी दुकान पे बोला हो? नहीं बोला ना। आपने पढ़ा A+B का होल स्क्वायर, कभी इस्तेमाल किया आपने? कहीं किसी नौकरी में, LIC की पॉलिसी बुक कराते हुए, शादी में, किसी रिश्ते में, कि A+B का होल स्क्वायर मुझे पता है, A²+B²+2। इनके तालियां बजाइएगा। बहुत बढ़िया। तो वो इस्तेमाल किया कि नहीं किया, लेकिन एक चीज हमारे दिमाग में बचपन से कूट कूट के भर दी गई कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, वो सबको याद है। और उसका प्रमाण ये है कि आप सुबह सुबह यहाँ नहा धो के पहुंचे हो कि कुछ मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा। देखिए आप नोएडा से यादव साहब आए, आप लोग भी कहीं दूर से आए होंगे, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सब लोग नहाकर ही आए होंगे। ये सब नहीं, सर्दी का मौसम है, कौन देख रहा है? पहाड़ों में कई बार हम नहीं नहाते हैं लोग, कई कई दिन नहाते हैं, माइनस टेम्परेचर है। सो कहने का मतलब है बचपन से सिखाया गया कि मेहनत बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो चीजें होती है, एक होता है सिलेबस जो कि आपको याद नहीं रहा, H2 और A+B का होल स्क्वायर, और एक होती है हैबिट, मार मार के, कूट कूट के। जैसे बचपन से बच्चे को बेटे बड़ों को नमस्ते करनी चाहिए, कूट कूट के सिखाया गया, तो हमें आज भी पता है कि नमस्ते करनी चाहिए। एक होती है हैबिट, एक होता है सिलेबस। सिलेबस काम नहीं आता कभी भी, हैबिट्स काम आती हैं। तो किसी भी आदमी को अगर फ्यूचर बनाना हो तो फ्यूचर नहीं बना सकता, वो हैबिट्स बनाएगा, तो हैबिट आपके फ्यूचर बनाएंगे। और जो भी मैं बता रहा हूं ये आपको कहीं गूगल पे, बाइबल में, गीता में, किसी वेद में नहीं मिलेगा। मैं हर महीने लगभग 1 हफ्ते के लिए जंगल में, पहाड़ों में जाके रहता हूं अपने आत्मचिंतन के लिए, पढ़ने लिखने के लिए। तो आपको ऑर्गेनिक मटेरियल दे रहा हूं जो मैं जीता हूं। एक होता है ना यहाँ पे खड़े होकर बोलूं चीनी नहीं खानी चाहिए, पता लगा नाश्ते में रसगुल्ले खा रहे हैं भाई साहब, तो बोला आप तो चीनी मना कर रहे थे। तो जो मैं जीता हूं मैं आपको वो बता रहा हूं। अगर मुझसे आज मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी मदर, मेरी टीम, या कोई भी जो लोग मुझे पूरे विश्व में जानते हैं, मैं जाता हूं, अगर मुझसे कोई सॉल्यूशन पूछे तो मैं किसी को सॉल्यूशन या डिसीजन नहीं देता, मैं उसको कुछ ऑप्शन देता हूं कि भाई इसमें से चूज कर लीजिए। कल को मैं डिसीजन दे दूंगा जी आपने बताया था, ये तो आपकी वजह से ऐसे हुआ। मेरा बेटा अभी M.Tech कर रहा है, फाइनल सेमेस्टर में है, वो काफी बार पूछता है मुझसे, मैं कभी डिसीजन मैं नहीं करूंगा, डिसीजन आप ही करोगे, मैं सिर्फ ऑप्शन बताऊंगा आपको। और मेरी एक आज बात की एक कड़ी का हिस्सा होगा ये, क्योंकि आप सब लोग इतनी मेहनत करते हैं और उसका प्रमाण है कि आप यहाँ पर है सुबह नहा धो के। आज मैं कुछ पढ़ रहा था सुबह, क्योंकि मैं सुबह पढ़ता जरूर, 2 चीजें मैं कभी मिस नहीं करता सुबह, एक एक्सरसाइज और एक कुछ पढ़ना। बहुत बढ़िया। 365 दिन, 365 दिन में 366 दिन मैं एक्सरसाइज करता हूँ। कई लोग कहते हैं बारिश थी जिम नहीं जा पाया, अभी कोरोना था, अभी ये था, अभी वो था, मैं वैकेशन पे था, मैं वहाँ बाहर गया था, इवेंट में था, हनीमून में था। तो 2 चीजें मैं नहीं छोड़ता, एक्सरसाइज और कुछ पढ़ना। तो एक होता है ग्रंथ और एक होता है इतिहास। तो ग्रंथ आपको एहसास देता है, आपकी बॉडी, ब्रेन और आत्मा को छूता है। रामायण, महाभारत, गीता ये आपको छूते हैं अंदर तक। और इतिहास आपको कुछ फैक्ट और इंफॉर्मेशन बताता है केवल। ऐसे ही सिलेबस और हैबिट्स हैं। सिलेबस आपको बताता है कि आपने पढ़ लिया कुछ, हैबिट्स वो है जो आपके अंदर तक चली गई, आपके शरीर, मन और आत्मा में। तो शरीर और मन और आत्मा में जो चला गया, तो जिसे कहते हैं ना कि यंत्रवत काम करता है, मशीन की तरह काम करता है। अगर आपने
बिजली का बटन दबाए तो बिजली आएगी ही, अगर पावर पीछे से आ रही है। यस और नो? सो आज जो हम बात करने वाले हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है या अक्सर ऐसा लगता है कि यार जितनी मेहनत कर रहा हूं उतना रिजल्ट नहीं आ रहा, डिजर्व तो मैं ज्यादा करता हूं। हाउ मेनी पीपल एग्री टू इट? कितने लोग मानते हैं कि जितनी मेहनत जिस अनुपात में कर रहे हैं उस अनुपात में रिजल्ट्स नहीं आ रहे? देखो हाथ पूरा खड़ा करो, आधा खड़ा करो। और आप कोई भगवान नहीं हो, नहीं सेंट हो, ये सभी को लगता है, ये सभी को लगता है। मैं केवल पूछा आपसे, कभी कभी लगता है यार जितनी मेहनत कर रहा हूं सुबह से शाम तक, इतना सब कुछ बोलता हूं, इतना सीख लिया, इतनी ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद भी मेरे अनुभव और मेरी मेहनत के हिसाब से मुझे इतना नहीं मिल रहा है। तो पहले हम क्या बोलते थे? हार्ड वर्क। अभी एक नया फंडा है कॉर्पोरेट में लेटेस्ट, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। मैं कह रहा हूं दोनों काम नहीं करेंगे। लेटेस्ट आपको बता रहा हूं, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। हार्ड वर्क से आपकी फिजिकल एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। शाम को 5 बजे के बाद थक गया, बहुत मेहनत किया। कई बार तो बोलते हैं सर रोटी नहीं खाई आज तो पूरे दिन। 4 बजे लोग लंच कर रहे होते हैं। मैंने काफी बड़े बड़े रईसों को या किसी मजबूरी में खाते हुए देखा है 4-5 बजे खाना। आपने भी देखा होगा, कभी कभी आपके साथ भी शायद होता हो, 4-5 बजे खाना खा रहे हैं, है कि नहीं? अब दूसरा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क जब कहेंगे ना लोग, तो स्मार्ट वर्क का मतलब थिंकिंग। यस और नो? वो थिंकिंग नहीं होती, वो ओवर थिंकिंग होती है। उसमें आपकी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और आप इतनी कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि सब इंटेलिजेंट है अपने आप में, अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ द एक्सटेंट, टू द बेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब आजकल हम किसी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना, तो 60 विजिटिंग कार्ड बांट दिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। मतलब उसका भी कैलकुलेशन लगा लिया उसने। मैं 1 घंटा वहां पे रहा, कुछ कॉल नहीं, लीड नहीं मिली कुछ। तो अभी जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे BNI की, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल गए हैं आजकल। आप वहां पे क्यों जाते हो आपको किसी ने बताया ही नहीं। आपने क्यों चुना वहां पे जाना, कहीं भी जाना, आपका मकसद क्या है? तो हम लोग क्या कहते हैं कि वहां से कुछ बिजनेस मिलेगा। यस और नो? हाँ तो बोल दो यस और नो। इसमें झूठ क्या है? लेकिन अगर आप ये सोच कर जा रहे हैं कि वहां कुछ बिजनेस लेने जा रहे हैं, तो आप गलत ही सोच कर जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये, अगर मंदिर में आप जा रहे हैं भगवान के पास, आप क्यों जा रहे हैं? वहां पर या तो बैगिंग है या ब्राइबिंग है, या तो कुछ मांग रहे हैं, या बोलो तू ये कर दे तो मैं ये कर दूंगा, तू मेरा ये वाला प्रोजेक्ट पूरा करा दे, मैं इतने का प्रसाद बांट दूंगा, मैं इतने लोग खाना खिला दूंगा। तो या तो मांग रहा है या वो ब्राइबिंग कर रहा है कि ये कर दे तो मैं कर दूं। भगवान के पास जा क्यों रहे हो? तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहीं भी क्यों जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं 3 किलर फैक्टर्स। किलर मतलब ऐसे लेजर किलर फैक्टर, अनकन्वेंशनल, अपरंपरागत, जो आपको जिंदगी में खासकर कोरोना के बाद बहुत काम आने वाले हैं। आप कभी कभी सुनते होंगे, लेकिन चलते फिरते टेढ़े में, शोले फिल्म के डायलॉग की तरह ना, वो कभी कभी चलते फिरते, लेकिन चलते फिरते कुछ होता नहीं है जब तक टिक के आप निगाह लगा के उस पर काम ना करें। तो इससे पहले कि मैं एक्चुअली आपको मेन कोर्स शुरू करूं, स्टार्टर में आपको हॉट स्वीट देता हूं मैं। लोग सूप पिलाते हैं, ये सूप भी यूरोपियन कल्चर है, बेचारे गरीब आदमी है, उनको मिठाई तो मिलती नहीं, गर्म पानी पी काम चलाते हैं वो। हमारे देश की संस्कृति कितनी रिच है। आप गांव में जाओ, अभी भी खाने से पहले मीठा परोसते हैं। यस और नो? यस और नो? जब मैं यस और नो बोलूं, यस बोलना है सबने जोर से। सीधा बीमा। यस और नो? अभी पहले से ठीक है। हमने तो मैक्सिमम दिया सर। वेरी गुड, थैंक यू। देखिए, पता है मैं यहां पर कोई प्रोफेसर नहीं हूं कि मैं आपको इकोनॉमिक्स का डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रिंसिपल होता है ना, आप पहला केला खाएंगे तो बेहद टेस्टी लगेगा, फिर दूसरे केले में स्वाद कम हो जाएगा, तीसरे में और कम हो जाएगा। सो आई एम नॉट ए प्रोफेसर। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूं, जो मुझसे पहले 2-3 वक्ता आए, अरोड़ा साहब आए, यादव साहब आए, आप आए, आप इतना अच्छा बता। मैं तो आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था। अरोड़ा साहब ने कितनी अच्छी बात कही उसको, लेडी को। यादव साहब ने कितना अच्छा बताया अपने हिंदुस्तान के बारे में, सिंगापुर को। भारत में तो अगर कोई जन्म ले ले तो यही वरदान है। जितने भी ऋषि महर्षि, ज्ञान के स्रोत, जितनी ऋतुएं, जितने भौगोलिक विविधताएं भारत में पाई जाती हैं, वो विश्व में कहीं नहीं पाई जाती।
आप किसी भी अंग्रेज को उठा के देखो, स्कॉलर, दार्शनिक, वो सब उसको ज्यादा खोद के देखोगे ना, ये मैंने उस ऋषि की उस किताब में पढ़ा। आप जिसे मार्शल आर्ट कहते हैं उसे संस्कृत में नियुद्ध कहते हैं। नियु माने खाली, युद्ध माने नियुद्ध माने खाली हाथ। मार्शल आर्ट वो बचपन से यहां से पढ़ गई है। जितनी भी सर्जरीज हैं, शल्य चिकित्सा, महर्षि सुश्रुत ने लिखी हैं, वो उस वक्त कर भी दी थी। सब कुछ था। आर्यभट्ट को ले लो, सुश्रुत को ले लो। मैं कल भी सदगुरु जग्गी को सुन रहा था मैं, तो क्योंकि मेरे को जहां से ज्ञान मिल जाए, मैं स्टूडेंट हूं। अगर मुझे आप बोलो कि भाई जमीन में बैठो राकेश अभी आपको सिखाऊंगा, तो मैं नहीं पूछूंगा पैंट गंदी जाएगी, मैं बैठ जाऊंगा, बस सिखा रहे हैं कुछ। मतलब एक वक्ता बता रहा था एक बार कि पढ़ने लिखने का, सीखने का इतना शौक है कि जैसे हम कई बार वो अखबार में छोले या कुछ नमकीन वमकीन देता है ना खाने के लिए कोई, तो वो नमकीन खाया था, उसमें देखा कुछ कहानी, नमकीन फेंक दी उसने, कहानी पढ़ ली। मैंने किया था कि एक बार ऐसा। वेरी गुड। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था जी। तो वाक्य में वो नमकीन बेच रहा था, उसने कोई 10वीं की क्लास का 2 ए और बी होते थे, फर्स्ट पेज का सीपी डाइजेस्ट करके आती थी, तो 8वां 10वां पेज उसने मुझे देखा, मैंने खाना का मैंने कहा ये कुछ है, तो उससे फटाफट से किताब ले ली पूरी, तो वो यूज करी पूरे। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। तो इससे पहले कि हम आगे मेन कोर्स पे जाएं, आपको मैं कुछ हॉट स्वीट खिलाता हूं, अपने अनुभव से बनी हुई, हमारी अपनी लेबोरेटरी में बनी हुई। और हॉट स्वीट ये है कि व्हाई डू वी वर्क। जब मैं लोगों से पूछता हूं काम करते क्यों हो यार, तुम काम करने की जरूरत ही नहीं है, तो जा अभी, क्योंकि वो तो मैं पूरे, क्योंकि देखो 6ठी क्लास से मैं स्टेज पर हूं। आई हैव बीन एक्टर, डिबेटर थ्रू स्कूल, थ्रू कॉलेज। मेरे हाथ से माइक छीनना पड़ता था। अब तो मैंने घड़ी उतार के रखी है यहाँ पे कि मैं खुद ध्यान रखूं कि मुझे समय का ध्यान रखना है। मैं तो मतलब घंटों दिनों बोल सकता हूं नॉन स्टॉप। मैं काफी सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, काफी बड़े बड़े लोगों के साथ स्टेज शेयर करता हूं, तो बहुत सोच समझ के वो मेरे को बुलाते हैं। अब तो मैं खुद भी आप जैसे लोगों के साथ रह के मैच्योर हो गया हूं, तो मैंने कहा औरों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार घर में तो बोल नहीं पाता आदमी, करे कहीं तो मौका मिले, कभी नहीं बोल पाता है ना। तो अक्सर मेल की बात करें, बोले माँ भी नहीं सुनती, बच्चे भी नहीं सुनते, बीवी भी नहीं सुनती, टीम भी नहीं सुनती, कोई तो सुनेगा। इसीलिए पर्ची बेचते थे तो कोई तो सुन ले। चलो, तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी हम बात करते हैं काम क्यों करते हैं, इसके बहुत सारे जवाब देते हैं, लेकिन एक मुख्य कारण जिसके सामने बाकी कारण नग्न हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, वो ये है कि सर फैमिली के लिए काम करते हैं। यस और नो? आप भी बीइंग LIC पीपल यही बताते हो लोगों को, भाई आपकी फैमिली के बाद फैमिली के लिए काम करता है। अब फैमिली के लिए जो काम करते हैं, तो मोटिवेशनल स्पीकर आपको अक्सर क्या बताते हैं? सक्सेस, ग्रोथ, ड्रीम्स, ऐसे से भारी भारी वर्ड। मतलब बचपन से सक्सेस का टोकरा लिए घूम रहे हैं हम। सक्सेस, ग्रोथ, हार्डवर्क, ये सब पुराने हो गए यंत्र। आपको कुछ नई चीज चाहिए, और वो भी साधारण, सिंप्लीफाइड, क्योंकि हर आदमी कंफर्ट जोन में रहता है। कुछ बैठे बैठे, आजकल ऐड भी ऐसे ही आते हैं, घर बैठे बैठे 10,000 रुपए कमाए। अब हर आदमी कुछ बैठे बैठे ढूंढ रहा है, और इसलिए वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, वो कर बैठे बैठे ढूंढ मिल जाए कुछ। 4 घंटे हफ्ते में काम करें और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। किताब लिखी है टिम फेरिस ने। टिम फेरिस दूसरे इंटरव्यू का मैंने झूठ बोला था, किताब बेचने के लिए बोला था तो मैंने। तो आप कभी भी आकर्षण पे या किसी किताब के टाइटल पे ना जाएं, क्योंकि मैंने कई बार लोगों को देखा है, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स को, सर आप केवल 4 घंटे हफ्ते में काम करें, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे। जब उसका इतिहास ज्यादा, वो सुबह से रात तक लगा हुआ खुद। मैं भाई साहब दिन में 2 बार खाता हूं, 2 बार सोता हूं, 2 बार एक्सरसाइज करता हूं, महीने में 1 हफ्ते घर से बाहर रहता हूं, और अपनी शर्तों पे जीता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत। मुझे वर्ल्ड के किसी बड़े से बड़े आदमी का, मैं ये बहुत ही नम्रता पूर्वक कह रहा हूं, मैं किसी अभिमान या दम्भ से बात नहीं कर रहा हूं। लोग जानते हैं, काफी लोग मुझे कह देते हैं आप अपने आप को क्या मुकेश अंबानी समझते हो क्या? मैं कहा यार किससे तुलना कर रहे हो मेरी, आप उससे मत करो। उसको बोलो 10 करोड़ की डील है और रात को 12 बजे आ जाएगा। मैं 9 बजे का फोन भी नहीं उठाता किसी का। मैं 4 बजे उठ के पूछता हूँ। एक बार मेरे किसी ने 10 बजे फोन किया, 3-4 मिस्ड कॉल, मैं 4 बजे उठते उसको 3-4 मिस्ड कॉल कर दी। कह कौन है? मैंने कहा आपने फोन किया था, ये कोई टाइम है? मैं कहा तूने फोन किया वो टाइम था। तो मैं अपनी शर्तों पे जीता हूं, क्योंकि मैं जीता हूं। मेरे काफी बड़े शोज होते हैं, उसमें मैं उनका शेयर करता हूं, लाइफ इज अबाउट लिविंग,
नॉट स्पेंडिंग। जिंदगी जीने के लिए, और हम सब खर्च कर रहे हैं। किसी से पूछो ना हाल क्या है, कट रही है, जितनी फोड़ा होता है उफ, कट रही है, टाइम पास कर रहे हैं। भैया टाइम क्यों पास कर रहे हो? मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरा शौक है ये। पीछे कपिल देव का वीडियो आपने देखा था, बहुत चला था, वायरल हुआ था पीछे, कि आजकल के क्रिकेट के नए यंग प्लेयर्स को ना प्रेशर बहुत होता है। तो वो कह रहा है आजकल हर एक को प्रेशर है, छोटे बच्चों को भी प्रेशर है। अरे बोलो तुम स्कूल बस में एसी में जाते हो, एसी बस में जाते हो, एसी स्कूल में पढ़ते हो, माँ बाप तुम्हारी फीस देते हैं, मास्टर तुम्हारे हाथ नहीं लगा सकता। हमारे जमाने में मास्टर भी मारता था और माँ बाप भी मारते थे। प्रेशर किस चीज का है तुम्हें? हमारे तो ये सजी के कमीज उतार के अलग अलग तरीके से पीटे हैं सब। हर एक का अपना अपना अनुभव है, बट पिटाई खाई है। वो कहते हैं ना, जिसने मास्टर की, पिताजी की पिटाई खाई हो, सूरज की धूप देखी हो, वो फसल और बच्चा हमेशा तरक्की करता है। तो हमारी जिंदगी के अंदर जो हमें बताया जाता है कि सक्सेस, ड्रीम, हार्डवर्क, ये काम नहीं करता। हमें क्या करना है, इसके लिए मैं आपको 3 किलर फैक्टर देने वाला हूं। तो मेरी रियलाइजेशन क्या है, जो हम फैमिली के लिए काम करते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना, कमर सीधी करके। अगर कई बार हम सोचते हैं ना कुर्सी के पीछे कमर लगा के बैठेंगे थकेंगे नहीं, तो आपकी ये मतलब भूल है। जितना सीधा बैठोगे उतने कम थकोगे। मैं 12-12 घंटे के सेशन देता भी हूं और लेता भी हूं, लेकिन कुर्सी के पीछे जो टेक नहीं लगाता कभी भी। जितना हमारे शरीर में हृदय का स्थान है, उतना ही रीढ़ की हड्डी का स्थान है। तो जितना रीढ़ की हड्डी, क्योंकि एक बार को हृदय के आपका बाईपास और स्टेंट वगैरह सब हो जाएगा, आपको पता है ना, इसकी ऑपरेशन हो जाए तो पक्का नहीं होता कि ठीक भी होगा कि नहीं होगा। तो रीढ़ की हड्डी का हमेशा ध्यान रखें। रात को सोते हुए सीधे फट्टे पे सोना है, तकिया नहीं लगाना, और जब कुर्सी बैठना सीधे बैठना है। आप एक छोटा उदाहरण देता हूं। मैं सर आपके पास आया, आप चाहे सेलर हैं या बायर है, आप मेरे पास आए, अगर मैं ऐसे कुर्सी पर लेट के बात करूं और एक मैं सीधे बैठ के बात करूं, तो आपका दोनों स्थितियों में मेरे बारे में विचार बदल जाएगा। चाहे मैं उधर बैठा हूं या इधर बैठा हूं, सेलर हूं या बायर हूं। तो जब सीधे बैठ के बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आत्मविश्वास से बात कर रहा है, इसको पता है सब्जेक्ट के बारे में, ये अलर्ट है। तो मैं जो आपको कहने वाला हूं, जो आप बैठते हो सुबह शाम तक फैमिली के लिए काम करते हैं, तो रियलाइजेशन ये है, यू कैन नॉट मेक हैप्पी एवरीबडी इन दिस बर्थ ऑन दिस प्लेनेट। इस ग्रह पर, इस जन्म में आप सबको खुश नहीं कर सकते। हम कोशिश क्या करते हैं, सबको खुश रहें, माँ बाप भी, बीवी बच्चे भी, सास ससुर भी, टीम भी, सोसाइटी भी, नेबर भी, ये भी वो भी। आप केवल एक ही आदमी को खुश कर सकते हो, और वो हो जाए तो सब अपने आप लाइन में रहेंगे, वो खुद। ये हो जाएगा तो मैं खुश होऊंगा, वो कभी नहीं होगा। आप खुश रहोगे, जैसे आप किसी को मिलने जाओ तो समझो 2 तरह के व्यक्ति आपके सामने आते हैं, एक परेशान और एक खुश। आप किससे मिलना चाहेंगे? तो ऐसे लोग भी खुश व्यक्ति से मिलना चाहेंगे, और जब आप खुश होगे मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, आपकी बात सुनेंगे। आप सब लोग LIC प्रोफेशन में, आप किसी के पास अगर देख ले यार, हो जाए तो बड़ी अच्छी पॉलिसी है, करा भाई सब खाना, पहले नाश्ता कराओ यार, फिर बात करते हैं। तो हमें जिंदगी में एक बात समझनी है, अगर आप किसी और के लिए भाग रहे हो तो आज के बाद सोचना छोड़ दो कि मैं किसी के लिए भाग रहा हूं। मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी, उस फिल्म का नाम था एहसान। मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म डायरेक्टर, फिल्म एक्टर भी हूं, कुछ छोटी छोटी फिल्में मैंने बनाई हैं। तो जिंदगी में मेरा अनुभव ये कहता है, कोई किसी पे एहसान नहीं करता। अगर आप सोच रहे हो कि अपने बच्चों को पाल रहे हो, बच्चों की शादी कर रहे हो, तो आपके दिमाग का फतूर है ये। नंबर 1, आप भगवान पे विश्वास नहीं करते, आप सोचते हो मैं कर रहा हूं, जब भी करने वाला वो है। नंबर 2, आप जब भी किसी के लिए कुछ करते हो, या तो फर्ज समझ के करते हो, यस और नो, फिर एहसान कहां से आया भाई? अगर फर्ज समझ के कर रहे हो, एहसान कहां से आया? या उसके बदले कुछ लेने की इच्छा रखते हो या ले लेते हो, फिर एहसान किस चीज का है? तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। मैं यहां पर आया हूं, मैं आप पे एहसान नहीं कर रहा, मेरा शौक है, मैं बोलता हूं। चेतन भाई ने कहा, अब्दुल जी ने कहा, मैं आ गया। मैं कई बार बड़े बड़े शोज को मना करता हूं। मेरे कैलेंडर में मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये होता ना कि बंदा कई बार, ये मेरे इस महीने कैलेंडर अदरवाइज ब्लॉक है 31 तारीख तक। 31 तारीख तक घंटे के हिसाब से ब्लॉक है, कोई पैसे देके भी चेंज नहीं कर सकता इसको। मेरा मन होगा तो मैं चेंज कर सकता हूं, अगर दूसरा व्यक्ति कह देगा ठीक है जी इसको बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिंदगी में कभी किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे, आप अपने लिए काम कर रहे हैं।
नाउ यू बीइंग इंश्योरेंस प्रोफेशनल, अक्सर हम लोग जब कहीं जाते हैं तो हमारे टारगेट्स होते हैं, हमें अचीवमेंट करनी होती हैं। जैसे अभी आप लोग कहते भी हैं कि हमें ये सेल टारगेट अचीव करना है, हमें ये पॉलिसी को बेचना है, वगैरह वगैरह वगैरह, और उसमें बहुत मेहनत करते हो। यस और नो? दो लोग मेहनत करते हैं सिर्फ। आप सब लोगों के सेल्स टारगेट होते हैं और आप इसके लिए मेहनत करते हैं। यस और नो? वेरी गुड। इन्होंने कसर कर दिया आपकी तरफ से पूरी। सबने बोला नहीं है वैसे, क्योंकि मेरा जो टीवी है ना, सीसीटीवी बहुत स्ट्रांग है। मतलब कई लोग ध्यान सुन रहे हैं लेकिन बोलूंगा नहीं। जैसे हरियाणा में कहते हैं ना, वो जोर लगा के हईशा, तो 4 जने तो सच में जोर लगाते हैं, 6 जने शोर ज्यादा मचाते हैं, धक्का नहीं लगाते हो। तो बैलेंस हो जाता है वो, धक्के का भी और शोर का भी। वो ड्राइवर को लगता है कि धक्का भी मिल रहा है, शोर भी मिल रहा है। देखिए, जिंदगी में ह्यूमर बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बहुत सीरियस बात करूं, वो 3 पॉइंट तो मैं आपको मैसेज से भेज देता। वो जो 3 मैंने आपको पॉइंट बताने हैं वो तो आपको व्हाट्सएप से मैसेज से भेज देता, आप वो पढ़ लेते। वो पता कैसे हो जाता? वैसे अब ये किताब है, इसको पढ़ के आप तैरना सीख जाओगे और कल से आप तैरना सीख जाओगे। तो आपको लगता है किताब पढ़ के तैरना सीख जाए कोई? तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसके लिए पैर गीले करने पड़ेंगे, उसके लिए कभी कभी हाथ पैर ऊपर नीचे होंगे, कभी कभी कोच आपको बचाएगा, तब आप तैरना सीख पाएंगे। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 3 किलर फैक्टर हैं। वो 3 किलर फैक्टर आपकी जिंदगी में आपको ऐसा बना देंगे कि आपको ना, मतलब मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, हाउ टू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी। जब भी हम काम पे जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, आज फिर जाना पड़ेगा यार, वहां बुलाया हुआ है, उसने जाना है, ऐसे बोलते हैं कभी कभी। यस और नो? इसका मतलब आप क्या करो, बर्डन में काम कर रहे हो। मैं जब कहीं काम पे जाता हूं ना, किसी से मीटिंग के लिए, चाहे वो कॉल मेरे लिए हो या उसके लिए हो, कहीं होता ना कि अपने फायदे की बात सोचता है, तो मैं अपने आप को उस मुकाम पे ले गया हूं कि मेरा तेरा कुछ नहीं, मैं काम पे जा रहा हूं। तो मैं ऐसे जाता हूं जैसे जेम्स बॉन्ड फिल्म की शूटिंग के लिए जाता है। मैं तैयार भी होता हूं और वही सोच के जाता हूं। तो कभी भी जिस शब्द के आखिरी में, जिस सेंटेंस के आखिरी में आपके दिमाग में भी अगर ये आ जाए करना पड़ेगा, तो आपने 50% काम खुद ही खराब कर लिया। अगर आप जैसे कि शादी में जाते हो, आदमी सज धज के तैयार होकर जाता है, एकदम टाइम पे पहुंचना है, लोगों से मिलेंगे, गिफ्ट देंगे, बांटेंगे, फोटो खिंचाएंगे, सेल्फी लेंगे। क्या हम कॉल्स पे ऐसे ही जाते हैं? चाहे कोई भी कॉल हो, इट्स नॉट अबाउट LIC कि सेल्स के लिए जा रहे हैं। अभी तो मैं 3 फैक्टर बताने जा रहा हूं। ये 3 फैक्टर बताने से पहले मैं एक बार सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी सीट पे खड़े होंगे जहां हैं वहीं पे, क्योंकि सुबह सुबह सब उठ के आए हैं ना, तो थोड़ी सी एनर्जी क्रिएट करनी जरूरी है। और अपनी मेज को या मेज को नहीं, कुर्सी को थोड़ा पीछे कर दीजिए ताकि आपको स्पेस मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए। वेरी गुड। तो सब लोग क्या करेंगे, सब लोग जस्ट बी विद मी। सब लोग अब जहां पर खड़े हैं वहीं पर 10 बार जंप करेंगे। जब मैं बोलूंगा स्टार्ट, तो आपको जंप करना है। और जंप करने में ध्यान रखना है कि आपके जूते, आपके पैर जमीन से अलग होने चाहिए, यूं नहीं करना। अगर किसी को शारीरिक समस्या है तो फिर वैसे ही करें जैसे वो कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कंपल्सन नहीं है कि आपने नहीं किया तो कोई जुर्माना है, लेकिन अगर कर सकते हैं तो जरूर करें। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। आपको जमीन से ऐसे अलग होना है, ठीक है? आपके पंजे, मतलब शरीर अलग होना चाहिए जमीन से। जब मैं बोलूंगा स्टार्ट, तब आप स्टार्ट करेंगे, मैं काउंट करूंगा, क्योंकि अगर मैं भी करूंगा तो फिर मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? मुझे बोलना भी आगे। सो आर वी रेडी? स्टार्ट। 1 2 3 4, वेरी गुड। 6 7 8 9 10, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्लैप फॉर योरसेल्फ। मैं इंतजार कर रहा था इस बात का, कितने लोग बिना कहे बैठ जाएंगे। थैंक यू सो मच। कितने लोगों को नींद आ रही है? सुबह सुबह उठ के कितनी को नहीं आ रही? वेरी गुड, बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं काफी बार जब 400-500 लोग ऑडियंस होते हैं कम से कम, तो बीच में दिख जाता है कि मुझे कई लोग ना हल्का सा, खासकर लंच के बाद मुझे लोग बुलाते हैं कि लोगों को नींद आती है लंच के बाद, तो राकेश जी को बुलाओ लंच के बाद। तो पूछता हूं लोगों से नींद किसको आ रही है, तो एक सच में हाथ खड़ा कर देते हैं, तो उसको स्टेज पे बुलाता हूं, और स्टेज पे जो बुला के कराता हूं उसके बाद बाकी नींद उड़ जाती है।
तो किसी को नींद आए तो मुझे बता देना। ओके, मेरे पास 9:30 तक का समय है सर, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, बीइंग ए LIC प्रोफेशनल और ए सेल्स प्रोफेशनल, पहली चीज, नेवर ट्राई टू सेल, कभी भी बेचने की कोशिश भी नहीं करनी है। नेवर ट्राई टू सेल। मैं खुद सेल्स में रहा हूं 15 साल, मैंने 86 में कैरियर शुरू किया था, 15 साल में सेल्स में रहा हूं, जिलेट, रेमंड, रिनोल्ट जैसी कंपनियों में, और सेल टारगेट होते थे। और 15 साल के बाद आई हैव बीन ए सीरियल एंटरप्रेन्योर, मैंने 5 कंपनियां बनाई, 2 में एज ए फाउंडर CEO काम करता हूं। तो कहीं भी बेचने की कोशिश नहीं करता। आपके दिमाग में अगर बेचने की बात आई तो आप ये समझ लीजिए कि सामने वाला आपसे ज्यादा समझदार है, वो तरंगे वहां पहुंच जाएंगी। जैसे सेल में कहते हैं ना, आज मैंने पेल दिया, आज मैंने 5 लोगों को बेच दिया, तो आप सोच रहे हो बहुत बड़े महारथी हो आप, आज मैंने काट लिया। ऐसे भी कहते हैं आज मैंने 5 लोगों को काट दिया। बताइए, लैंग्वेज देखिए, काट दिया। तो अपने दिमाग में आपको पता है कैसे जाना है कहीं पे, यू हैव टू गो लाइक ए डॉक्टर, सर्जन, कंसल्टेंट, एडवाइजर। आपको सिर्फ ये सोच के जाना है, और मैं 3 स्टेप्स में लगभग सब कुछ प्रोसेस क्लियर कर दूंगा। आप बोलोगे यार मैं ऐसे ही जाऊंगा तो मेरे जो असली टारगेट है वो कैसे पूरे होंगे, तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं है कि जी मैं पहले स्टेप पे, जस्ट बी विद मी, आप मेरे साथ रहें 30 मिनट के लिए, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं, और उसको मजा भी आएगा, ये नहीं होगा करना पड़ेगा। तो आपको एज ए डॉक्टर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए एडवाइजर जाना है, कभी भी सेल्स पर्सन बन के नहीं जाना है। क्योंकि ज्यादातर इस धंधे में, खासकर LIC के धंधे में, आप किस चीज के एक्सपर्ट हो? आप पता है कि नोबल काम कर रहे हो, बहुत अच्छा भलाई का काम कर रहे हो। पता है क्या? लोगों की जिंदगी में डर हटा रहे हो उनका, कि बेटा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी LIC भी है और मैं भी हूं, मतलब A भी है और B भी है और मैं C भी हूं। मतलब A तो था, मां थी, B मां है, वो कागज वहां से मिलेगा। C कंसल्टेंट, मैं तेरे साथ हूं, एक बार को B मां काम करे या नहीं करे, बट एक कंसल्टेंट काम करेगा। तो उसको ए जैसे था ना, A माँ, B माँ, C माँ भी है जो आती है शादी के बाद। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। सो कहने का मतलब ये है कि आपको एज ए कंसल्टेंट जाना है, और आप ये मान के चलो बहुत सुंदर काम करने वाले हो। किसी व्यक्ति, आपने देखा कितना अच्छा किया, वो लेडी के दिमाग से डर निकाल दिया कि तू हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगी, कभी तेरे को दिक्कत नहीं होगी, तेरा आत्म स्वाभिमान, सम्मान सब बना रहेगा। तो हमें एक नोबल काम के अंदर सेल्स नहीं करनी है। अब आप बोलोगे कि सर सेल्स नहीं करें तो कैसे काम चलेगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जस्ट बी विद मी। आपकी आंख कान 30 मिनट के लिए चाहिए। आपको कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि जब आप रेलगाड़ी में खिड़की के साथ बैठे होते हो, या हवाई जहाज में खिड़की के साथ बैठे होते हो, या वॉशरूम में होते हो, तो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। कितने लोग मानते हैं बात? हमारे को तो आते ही वही है। वेरी गुड। तो आप अनुभव करना, ये अक्सर होता है। मतलब कई लोगों ने इस बात को शायद गौर नहीं किया होगा कि मुझे आइडिया कब आया, लेकिन फैक्ट ये है, आप रेड लाइट पे खड़े हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो अकेले, और आपको अचानक आइडिया आता है ड्राइव करते करते। ऐसे ही आप कहीं अकेले खिड़की के साथ बैठे हो, कहीं गार्डन में बैठे हो, अकेले पार्क में, कहीं पे आप गए, अकेले हो, अभी कोई आया नहीं है। तो जब जब आप अपने साथ अकेले रहोगे तो आपको अच्छे आइडियाज आएंगे। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनी हैं, जितने बड़े बड़े स्टार्टअप हैं, वो सिर्फ आइडिया थे शुरू में, और वो आइडिया डेवलप होके एक बहुत बड़ा ब्रांड या कंपनी बन गए। और आइडियाज कभी केवल भीड़ में कभी नहीं आएंगे, हमेशा अकेले में आएंगे। ये करने के लिए मैं खुद बताया ना आपको, महीने में 1 हफ्ते के लिए जितना भी कंटेंट लिखता हूं, पिछले 10 साल से मेरे कोर्स चलते हैं। लोगों को 5 दिन के लिए जंगल में ले जाता हूं, मोबाइल छीन लेता हूं, अलग अलग तरीके से मेरे साथ रहते हैं। गांव में उनको जमीन में सुलाता हूं, चूल्हे की रोटी, 100% प्योर ऑक्सीजन, वहां की सब्जियां, और खर्चा आपको, मतलब जैसे समझो कि सिर्फ रोटी के पैसे देने हैं। वेकेशन पे आप जाते हो मॉल रोड पे, कमरा महंगा मिलता है, कई बार नहीं मिलता, पानी की बोतल कई बार 40 रुपए की मिलती है, 20 रुपए वाली। तो मैं जहां जाता हूं वह जंगल में, गांव में रहता हूं। अब तो मैंने गांव लगभग अडॉप्ट जैसा कर लिया है। तो वहां के सारे लोग के बच्चे मेरे पास आते हैं, उनके साथ महीने में 1 बार खाना खाना। सो आपने चांद तारे ऐसे देखो जैसे आपको एसी दिख रहा है, बहुत इतना करीब, साफ आसमान, वहां की शुद्ध सब्जियां, वहां जाके रहता हूं।
और खर्चा ना के बराबर, खर्चा ना के बराबर। जितना आप एक बर्थडे पार्टी में खर्चा करते हो ना, 10-15 हजार तो हो जाता है बर्थडे पार्टी में, कल खर्चा करो आप, इतने में आपको मैं 3-4 दिन में मतलब वहां पे रख सकता हूं। कितने लोग चलना चाहेंगे मेरे साथ? हाउ मेनी पीपल वुड लाइक टू गो? 3-4 दिन में आपको इतने आइडियाज खुद आ जाएंगे, इतने मैं दे दूंगा। अभी जो आप लोगों ने हाथ खड़े किए और मैंने आपको बताया, मैंने कुछ बेचा आपको? मैंने कुछ हाँ जी सर कब चल रहा है? बताता हूं। थैंक यू, मैं आपको रेट बताऊंगा, डोंट वरी, सब पूछूंगा मैं ये। तो मैंने आपको कुछ बेचा क्या? कुछ कन्विंस किया क्या? व्हाट आई डिड, आई इन बेच तो दिया आपने, मतलब वो नहीं करा, सेल के लिए पुश नहीं करा अपनी तरफ से। आ रहा हूं सर उसमें। सो इसे कहते हैं आई जस्ट इंस्पायर्ड यू। मैंने आपको केवल इंस्पायर किया। अगर मैं सीधा आपको कहता आते ही कि सर आपको ना मेरे साथ रिसोर्ट में चलना है 4 दिन के लिए, वहां बोला मेरे पास टाइम नहीं है भाई, गांव में चलना है, बोला मेरा शहर घर के लिए टाइम नहीं है, आप कह रहे हो गांव में चलना है। सो हमें सेल नहीं करनी कुछ भी, वी हैव टू इंस्पायर पीपल, वी हैव टू जस्ट इंस्पायर। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर सेल, नेवर कन्विंस। और ये सोच के भी नहीं जाना है, ये सोच के भी नहीं जाना है। ये पहला पॉइंट था, बेचना कभी नहीं। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी कन्विंस्ड विद इट? और ये तभी कर पाओगे जब अपने काम को शौक से करते हैं हम। अगर मैं बोझ समझ के कर रहा हूं तो अंदर से तो आत्मा काम कर नहीं रही है, तो आदमी के चलो कुछ यार 2 लोगों को चिपका के आते हैं कुछ, है ना, तो चिपकाना नहीं है। आप ये मान के जाओ कि जैसे मैं अक्सर लोगों से कई बार कहता हूं कि जो मेरे जितनी भी ऑडियंस है, आइदर दे आर माई पेशेंट्स और दे आर माई फ्रेंड्स। तो दोस्तों के लिए आदमी क्या नहीं कर देता, और पेशेंट डॉक्टर क्या करता है, उसका ध्यान रखता है, कोई दिक्कत ना हो, इलाज करना है, इसको दवाई देनी है, गुस्सा नहीं करना है, इसको खाने पीने का ध्यान रखना है, वगैरह वगैरह, केयरिंग मोड में रहता है। सो वी हैव नेवर टू सेल। तो आज की बात सेल नहीं करना है, कन्विंस नहीं करना है। अगर आपके दिमाग से ये वर्ड हटने को तैयार नहीं है कि नहीं सर इसके बगैर तो मुश्किल है, मेरा दिमाग तो मानेगा नहीं, ये तो बचपन से घुट्टी घोल के पिलाई है, हम तो बेचते हैं और बेचेंगे, तो आपने दूसरा बता रहा हूं, सेल योर सेल्फ। आपको खुद को बेचना है। यू हैव टू सेल योर सेल्फ, नॉट द बीमा और द पॉलिसी और द प्रोडक्ट और द सर्विस। आपने खुद को बेचना है। आप बोलोगे मैं खुद को कैसे बेचूं? सो खुद को बेचने का मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि खुद को बेचने के लिए आपको ऐसे प्रेजेंट करना है जिसमें ये चीजें शामिल हो। नंबर 1, आपकी एनर्जी। आपको मेरे को सुन के एनर्जी लग रही है? यस सर। अगर मैं आपको बोलता हाँ फिर मैं आपको आज ऐसा कुछ बताने वाला हूं जिससे आपकी पॉलिसी ज्यादा बिक सकती है, बोला तो उसकी आवाज में जान नहीं लग रही यार। आपकी एनर्जी, जैसे मैंने सीधा बैठ के बात करनी है, तो सीधा बैठ के बात करनी, इट इंडिकेट दैट यू आर एनर्जेटिक। एनर्जी के लिए क्या करोगे वो आपको पता है, मैं फिर भी आपको 3 चीजें बता देता हूं, अगर आप कहो तो बताऊं। कितने लोगों को जानना है? हाई एनर्जी, 365 दिन 24 घंटे, केवल 3 चीजें करनी है। पूरा सोना है, पूरा खाना है, और डेली एक्सरसाइज करनी है 1 घंटा कम से कम, 365 दिन। 4 साल पहले जब हमारे पिताजी गुजरे उस दिन भी एक्सरसाइज करके गया था। जब वो 5 दिन अस्पताल में रहे तो मैं उनके अस्पताल में रहा और अस्पताल की टॉप फ्लोर पे जाके वहां पुशअप और स्क्वाट्स मारता था। अगर मुझे सुबह 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी हो तो भी मैं अपने 200 रैप मार के ही जाता हूं। और लोग कहते हैं एक्सरसाइज कैसे करते हो? तो 15 मिनट में मैं सर्दी के अंदर सड़क पे बर्फ पड़ रही हो पसीने ला दूंगा आपके 15 मिनट में, 15 मिनट में। लेकिन दिमाग में होना चाहिए कि मुझे करना है, ये दिमाग में होना चाहिए कि मुझे करना है। आपको ये स्क्वाट्स करने के लिए कोई जिम नहीं चाहिए। आपने 25-25 के 4 सेट मारने हैं, उसके बाद मैंने 25-25 के पुशअप मारने हैं 4 सेट। आपका ऊपर का हिस्सा टाइट होगा, नीचे का टाइट हो गया, अब बोलो कहां चलना है? आज भी यही करके आया हूं। सुबह हवन भी था, घर पे एक्सरसाइज भी की, कहीं बाहर गया नहीं, उसका पढ़ना भी था और यहां भी 8 बजे से पहले पहुंचना था। तो एनर्जी बहुत जरूरी है, और एनर्जी सामने वाले को महसूस होती है कि इसके अंदर एनर्जी है। जैसे कई बार लोग कहते हैं खाना खा के नहीं आया क्या, क्या बात है, तबीयत खराब है क्या, ऐसा पूछ लेते हैं लोग, डायरेक्ट नहीं कहते। एनर्जी के लेवल से पता लगता है। यस, सो यू हैव टू सेल योर सेल्फ।
और उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी, और सामने वाले को महसूस होनी चाहिए वो एनर्जी। दूसरी चीज, आपकी लुक्स ऐसी होनी चाहिए कि ये लगे इसकी बात सुने। जैसे अभी हम यहां बैठे हैं और कोई व्यक्ति भागता हुआ आए और उसने ऐसी कुछ कुर्ता पजामा, चेक की शर्ट, जूते, और बोले भाई साहब कहाँ है, बाहर चल, काम मीटिंग चल रही है यहाँ पे, है ना। एक कोई व्यक्ति आए सूटेड बूटेड, चाहे मेल चाहे फीमेल, एक्सक्यूज मी, आई वाज लुकिंग फॉर दिस रूम नंबर 311, कैन यू टेल मी? मैं सब सेकंड फ्लोर पे है। फर्क क्या था? प्रेजेंटेशन का, डेट, उसकी लुक्स का। हम लोग, ये जो मैंने पहना हुआ है इसे बिजनेस सूट कहते हैं, कितने लोग मानते हैं? जब शादी में जाते हैं, ये अनुभव बता रहा हूं मैं अपना, शादी में जाते हैं तो हम सब लोग बिजनेस सूट पहन के जाते हैं। हम बिजनेस नहीं बोलते, मैं सूट पहन के जाते हैं, और वो बिजनेस सूट एक्चुअली। और जब कहीं मीटिंग के लिए जाते हैं तो चेक की शर्ट, कोट, जैकेट, जो सब कपड़े के जूते, जीन्स, कुछ भी पहन के जाते हैं। एक्चुअली बिजनेस सूट बिजनेस के लिए बना है। और जब शादी पे जाते हैं वहां तो उसको लिफाफा चाहिए और आपको खाना खाना है। आप निक्कर पहन के जाओ, कोई कुछ नहीं कह रहा आपको। मैं लिख के देता हूं, जब मेरी शादी हुई तो मैं जीन्स, और मैं थोड़ा स्टाइल, मैं उस तरह से रहता हूं, तो जीन्स और कुछ जैकेट वैकेट, हैट वैट लगा के, भाई बोल तुम क्या पहन के जाते हो यार? मैं क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैं कहा जितने लोग मिलते हो, राकेश जी मजा आ गया, आप स्टाइल बदल बदल के आते हो हर बार, उनको तो बड़ा अच्छा लगता है, आप ही क्या प्रॉब्लम है? बोला फिर ठीक है। तो अब उसको याद पड़ गई है, उसको लगता है कि सच में इसको अलग तरीके से चलता, ज्यादा पूछते हैं लोग। तो आप शादी में जा रहे हो, अभी गांव में गलती से चले जाओ, आप पैंट सूट पहन के शादी में, और लड़की या लड़के के ताऊ ने बोलते भाई ये पतीला उठवाइए जरा, बोला यार मैं बिजनेस सूट पहन के पतीला उठाने थोड़ी आया हूं मैं कोई। आपने जीन्स टी शर्ट पहनी है, कुर्ता पजामा पहना है, कोई नहीं, पतीला उठा देते हैं। यस और नो? तो आप ये ध्यान रखो कि आप जिस पर्पज के लिए जा रहे हो उस बात को सामने वाला समझिए कि सीरियस काम के लिए आया है, ये किसी चीज के लिए है, सीरियस के लिए। आप इस बात से सहमत हैं? हम लोग ऐसे करते हैं, बिजनेस सूट शादी में पहनते हैं, और जब वहां बिजनेस के लिए जाते हैं तो कुछ भी पहन के जाते हैं। वी शुड लुक स्मार्ट, कि फिल्म की शूटिंग के लिए आया हूं, समझो कि ये सीन शूट होने वाला है जो मैं इसको प्रेजेंटेशन देने वाला हूं। तो नंबर 1 एनर्जी, नंबर 2 लुक्स, नंबर 3 ये मैंने इस्कॉन वालों से सीखा है। वो जब भी कहीं जाते हैं ना, 2-4 पेड़े, एक माला, वो साथ लेके जाते हैं जरूर। तो कुछ ना कुछ साथ लेके जाओ उसके लिए, कुछ भी, चाबी का छल्ला लेके जाओ, चाहे कल रात को मंदिर में गए थे वहां का प्रसाद लेके जाओ। उसको लगना चाहिए कि भाई मेरे भले के लिए आया है। हर एक को कुछ ना कुछ वो चीज लुभाती है, वो अपने तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी, और चीजें हर तरह की बनती हैं। आपके रेगुलर क्लाइंट्स हैं, पुराने क्लाइंट्स हैं, नए क्लाइंट्स हैं, आप काफी R&D ऑलरेडी करके भी जाते हो, कितने बड़े, जैसे आप NRI लोगों से भी मिलते हो, तो उनके क्या टेस्ट है उनके हिसाब से। एक देहरादून में ना अशोक स्टोर है, काफी बड़ा पुराना डिपार्टमेंटल स्टोर है, और वहां पे जाकर फिल्म स्टार आते हैं। तो मैं एक बार खड़ा था, आज से 15 साल पहले की बात है, अर्चना पूर्ण सिंह आई स्टोर पे, हेलो मैम हाउ आर यू डूइंग? तो उसका छोटा बच्चा था, इज योर सन? यस। ओ बेटा मैं तेरे लिए एक टॉफी लेके आया हूँ सिंगापुर से फ्री चॉकलेट, उसको टॉफी दे दी बच्चे को। वो थैंक यू अशोक जी, आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हो हमारे लिए, थैंक यू सो मच। मैम आपके लिए एक मैं एंटी एजिंग क्रीम लेके आया हूँ सिंगापुर से। और वो भाई ने 4000 रुपये क्रीम चिपका दी अर्चना पूर्ण सिंह को। और अर्चना पूर्ण सिंह बोल नहीं पाई, अच्छा ठीक है अशोक जी कुछ अच्छा ही सोच के लाओ, दे दो, और तो सामान खरीदा उसने। तो कुछ ना कुछ आप उनके लिए ऐसा लेके जाएं जो उनको अच्छा लगे। इट कैन बी एनीथिंग, 50 ग्राम मूंगफली काफी है, एक चाबी का छल्ला काफी है, या जहां आप जा रहे हो व्यक्ति का बिजनेसमैन है या क्या काम करता है, उस बिजनेस से संबंधित नए साल का कैलेंडर, डायरी, जो भी आपके पास अवेलेबल है। यस और नो? अगर आपको पता है, अगर आप R&D कर सकते हो, उसका बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी पीछे गई है या आने वाला है, आप वो विश कर सकते हो। मतलब मैं 100 चीजें बता दूंगा जिसमें आप कुछ भी चूज कर सकते हो, किसी भी आदमी को अच्छा लगने के लिए क्या चाहिए होगा। तो ये कनेक्ट करता है लोगों को। तो सबसे पहले एनर्जी, नंबर 2 प्रेजेंटेशन, आपकी लुक्स, नंबर 3 फ्री गिफ्ट कुछ लेके जाएं। उसके बाद अपनी जो बिलोंगिंग्स है ना, आपके हाथ में कई बार हेलमेट होता है, कई बार फाइल होती है, वो आपके सारे सबको कई बार अच्छा और खराब कर सकता है। तो उस चीज का हमेशा ध्यान रखें। आप कहीं भी विजिट पे जाएं, हेलमेट ले जाने में दिक्कत नहीं, मैंने कहा कि हर आदमी कार जा रहा है, कई बार मोटरसाइकिल पे जाता है, इट्स ओके, बट आप जब एंटर करें तो कहीं पे सेफ जगह पे आप उसको रख सकते हैं। आपकी फाइल अच्छी होनी चाहिए। पता लगा वो फाइल काली हो रही है, वहां से कागज निकल रहे हैं, उसका कोना फट रहा है, तो आपकी प्रेजेंटेशन में आप करोगे बढ़िया बात जेम्स बॉन्ड की तरह, और आपकी फाइल फटी हुई है, तो बोले डुप्लीकेट जेम्स बॉन्ड है, ओरिजिनल नहीं है। तो आपकी वो बिलोंगिंग्स जो आपके साथ हैं, आपके पेन, कागज,
वो दुरुस्त सही से रखे हुए, साफ सुथरे और चलने वाले अच्छे। कई बार मैंने देखा है लोगों को घर पे आते हैं, चाहे कोरियर वाला हो या एजेंट हो या कोई भी हो, तो उसने लिखना शुरू कर, अरे यार पेन ही नहीं चल रहा। भाई साहब पेन है क्या? ये जिस काम के लिए मेरे वेपन ही ठीक नहीं है, मतलब मेरा पेन भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। आपने कभी कभी देखा है ये? तो आप ये देख लो कि आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, पेन कागज, वो सही है कि नहीं है। तो आपकी बिलोंगिंग्स दुरुस्त होनी चाहिए। उसके बाद बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जो स्क्रिप्ट है, जो टॉक है, वो फ्लो होनी चाहिए, वो स्क्रिप्टेड होनी चाहिए कि मुझे क्या कैसे बोलना है, मैं किसके पास जा रहा हूं। जैसे यादव साहब ने एनआरआई का बोला, आपने बोला किसी लेडी को, किस उम्र का व्यक्ति है, क्या बिजनेस करता है, उसके क्या नीड्स, डिजायर और पेन। जैसे अभी अरोड़ा साहब ने बोला, तो हम मार्केटिंग में एक चीज बढ़ाते हैं आजकल, आप किसी व्यक्ति की 3 चीजें पहचान लो और उनको सॉल्व कर दो, आप केस जीत गए वहीं पर बिना लड़े। नीड, डिजायर और पेन। अगर किसी के बच्चे के स्कूल का एडमिशन आप करा दो तो पैर छू लेगा आपके, एलआईसी की पॉलिसी छोड़ो आप। ऐसे किसी की इच्छा है, वो कहीं बाहर जाने की सोच रहा था पहाड़ पे, और आप उसको कुछ है जुगाड़ करा दो कि कमरा भी मिल गया, पैसे भी कम लगे, खाना पीना भी शामिल हो गया, उसका मन की इच्छा पूरी हो गई। और तीसरा बहुत तकलीफ में है कि यार बिटिया बहुत बड़ी हो गई है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। अरे बोला इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे एक दोस्त हैं वो मैच मेकिंग का काम करते हैं और मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में काम हो जाना चाहिए। तो उसने कुछ तो उम्मीद, कुछ तो होप, कुछ तो केयर, कंसर्न लगा। यस और नो? सो नीड, डिजायर और पेन, 3 चीजें आप लोगों की अगर दूर कर दें तो आधा काम तो करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद कुछ सिर्फ आपने समझना है। तो आपकी स्क्रिप्ट फिक्स होनी चाहिए कि मुझे जब किसी व्यक्ति के पास जाना है तो मुझे क्या बोलना है, और वो सिर्फ इंस्पायर करने की बात करनी है। पॉलिसी की तो बात करेंगे, पॉलिसी तो वो कहेगा खुद, वो कहेंगे बाद में कर लेंगे पॉलिसी की बात। यार वो पॉलिसी थोड़ा आया था मैं। आप जैसे हमारे एक बॉस थे, वो कहते थे, जैसे कितने लोग गांव में दूध निकलते हुए देखा है, यानी वेरी गुड। तो गाय या भैंस का दूध निकलते पहले पौसाते हैं उसको, पौसते हैं। तो अगर आपने गाय भैंस एक बार पौसा दी, दूध तो मिलेगा ही मिलेगा, हाँ निकालना ही पड़ेगा आपको। और हम क्या करते हैं, सीधा ही दूध निकालना शुरू कर देते हैं सूखे में ही। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, नेवर ट्राई टू सेल, इफ यू वांट टू सेल, सेल योरसेल्फ। आपको जो बता रहा हूं चीजें, वो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। ये मैं सब करता था, करता हूं और करता रहूंगा। मैं किसी के पास कभी जाता हूं ना, तो वो बेचने की बात ही नहीं करता, मैं सोचता हूं कि इसकी जिंदगी में क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूं। मैं लोगों से पूछता हूं, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे काफी लोग मुझे मिलते हैं 1 to 1 में, सर ये बताइए आपकी थोड़ा जर्नी बताइए, आपके ड्रीम बताइए, आपके घर में कौन कौन है आप वो बताइए। जैसे पता है क्या है, जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो आपको ड्रीम, सक्सेस, ग्रोथ, बैठे बैठे ये कमा दो, वो चौके छक्के 15 मिनट में मोटिवेशन खत्म। जैसे गोलगप्पे का पानी होता है ना, जलेबी का स्वाद, 15 मिनट में खत्म मोटिवेशन। उसके बाद फिर वैसे की वैसे वो। तो मैं लोगों से जब पूछता हूं तो उनके ड्रीम नहीं पूछता, ये अपने अनुभव से बता रहा हूं। ये जो बताने जा रहा हूं यहाँ पर कोई स्पीकर या कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा और ना वो करता है, बट मैं ऐसे ही करता हूं। जब मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, सबसे पहले पूछता हूं, सर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है घर में, क्योंकि वो बोलेगा ड्रीम, लेकिन घर में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, पहले उसको वो पूरी करनी है, चाहे बच्चों के प्रति हो, चाहे माँ बाप के प्रति हो, चाहे किसी और चीज के प्रति हो। अगर आप अपनी आप सोच के देखो 10 सेकंड के लिए, अगर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो जाओ, आपको घर पे कुछ ना देना हो, तो आप खुल के खेल पाओगे कि नहीं खेल पाओगे? यस और नो? जैसे कपिल देव नहीं था, वो पिच पे आया, हाफ पिच पे 4-5 चौके मारे, 4-5 छक्के मारे, आउट, कोई दिक्कत ही नहीं। शौक के लिए खेलता था वो। और आजकल के देखते हैं तालियां बज रही कि फेसबुक पे कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितनी लड़कियां हेलो कर रही हैं। तो हमारे दिमाग में करते कुछ और है और सोच रहे कुछ और होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, पहले हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं, फिर कहीं जाके हमें मौका मिलता है कि अपने बारे में कुछ हम सोच पाएं, ड्रीम्स का, डिजायर्स का। यस और नो? सो हमें अपनी जो फ्लो ऑफ टॉक है उसका ध्यान रखना है। उसके बाद जब हम उनसे बात करेंगे तो कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए वो आई कांटेक्ट के साथ होनी चाहिए। निगाह इधर उधर नहीं जानी चाहिए, सवाल पूछते हुए ना कुछ बताते हुए। कई बार हम ना इधर उधर भी देख रहे होते हैं साथ साथ। मैं मतलब लगना चाहिए कि अगर मैं आपके साथ हूं तो आपको लगना चाहिए कि व्यक्ति केवल मेरे लिए, मेरे साथ है, इधर उधर नहीं देख रहा है। उसको हमेशा लगना चाहिए आंख में आंख डाल के, कनेक्टिविटी आई टू आई कांटेक्ट में रहनी चाहिए हमेशा। कभी भी इधर उधर भटके तो उसका मतलब आपका ध्यान कहीं और भी चल रहा है।
आई कांटेक्ट से कॉन्फिडेंस भी झलकता है। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं है यस, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पीछे पढ़ रहा था कि आप सब लोग और जिसके पास आप जा रहे हो वो लोग भी, दोनों ही इंटेलिजेंट बहुत हैं आज की तारीख में। तो आप किसी को भी ये मत समझना कि इसको नहीं पता है। कोई एक आध को हो सकता है ना पता हो और उस समय ना पता हो, लेकिन वो आपके जाने के बाद जरूर कहीं से इधर से पूछ कर वो आए थे, ये बता रहे थे। मेरा बिजनेस फायर सेफ्टी का बिजनेस भी है। मेरी 2 कंपनियां हैं, एक फायर सेफ्टी का बिजनेस करते हैं पूरे इंडिया में, 4 डिवीजन है हमारे, और लर्निंग ट्रेनिंग में साइंस और शेड्यूलिंग पढ़ाता हूँ, सर्टिफाइड कोर्स होते हैं हमारे। तो हम जब फायर सेफ्टी में हम जब जाते हैं तो मैं लोगों को कुछ बेचता नहीं हूँ, मैं इनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे पास सर ये सामान चाहिए था। सर क्यों चाहिए आपको ये? कभी आग लगी घर में? करें नहीं। ऑफिस में नहीं। खामा का पैसा वेस्ट कर रहे? नहीं सर, करना है। सब लोग इंटेलिजेंट हैं। अगर उनको मैं कुछ पूछता हूं तो मुझे कई बार उल्टा बताते हैं। सो 90% मैप आता है। मैं कहा आपके पास सीज फायर वाले आए थे? बोला आपको कैसे पता है? मैं उनके अलावा को बताता ही नहीं है। तो वो 4 जगह पूछता है आपके जाने के बाद। तो नॉलेज सबके पास है, इंटेलिजेंस सबके पास है। यू हैव टू आस्क राइट क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल। लोगों से सही क्वेश्चन पूछने हैं आपको। आपको कुछ ज्ञान नहीं पेलना है, ना कुछ बताना है। जैसे मैं अपने कोर्स में लोगों को पूछता हूं, सर आप कितनी उम्र जीना चाहते हैं? बोले यार ये क्या सवाल हुआ? मैं कहा सवाल क्यों नहीं हुआ? जैसे अभी कोरोना में क्या हुआ, दूसरे कोरोना में लोग 40-50 साल की उम्र की काफी लोगों की भी डेथ हुई। तो मेरे जानकारी में लोगों ने बोला राकेश जी कोई जाने की उम्र थी? मैंने कहा जाने की उम्र तो नहीं थी, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी उम्र प्लान की थी क्या? बोला उम्र कौन प्लान करता है? तो फिर मैंने कहा प्लान नहीं की, जितनी मिल गई ठीक है। बैंक में जब लोन अप्लाई करते हो तो फिगर भरते हो ना, 1 करोड़ 10 लाख कुछ भरते हो कि नहीं? या बैंक से कहते तो कुछ भी दे दो यार, जो श्रद्धा से दे दो। मैं आपको 100 साल तक ऐसे ही मिलूंगा जैसे हूं। 100 साल तक मेरा टारगेट है, 100 प्लस। सेंचुरी बनानी 99 रन इज नॉट ए सेंचुरी। 100 पूरे करने वैसे ही करने हैं। तो मैं कह रहा हूं टारगेट जो भरा वो 100। भगवान ने कहा इसके कागज वागज देखने के बाद, रहन सहन देखने के बाद, आचार विचार देखने के बाद 90% सैंक्शन। सो 90 इज नॉट बैड। लेकिन मैं लोगों से पूछता हूं अपने कोर्स के बीच में, जब कितने साल जीना चाहते हो, पहले तो मानते नहीं है। फिर पता क्या भरते हैं? 60 70। मैं कहा 70 की फिगर कहां से आई? सर आसपास सब 70 में टपक जाते हैं, घुटने में दर्द हो जाता है। तो मैं कहा सब कुछ आसपास देख के ही करते हो क्या आप? कुछ अपना भी करोगे कि नहीं करोगे? तो हमें यह देखना है कि हमने सही क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा। वो कुछ उदाहरण भी मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। अगर आपने सही क्वेश्चन पूछे तो सही जवाब मिलेंगे। एक मैं आपको क्वेश्चन का सेट दे रहा हूं आपके लिए। फिलहाल अगर आपने जिंदगी में देखा होगा काफी बार, तो 2 क्वेश्चन हैं, ए और बी। ध्यान से सुनना, मुझे बताना कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पावरफुल है। ए क्वेश्चन, ये मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? ए। बी, मैं इस सिचुएशन में से कैसे निकल सकता हूं? कौन सा पावरफुल है? क्वेश्चन वही है, आस्क द राइट क्वेश्चन, अपने आप से भी और दूसरों से भी। आंसर आपको हमेशा सही मिलेगा, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आए ना कि सर ये समस्या है, तो आपसे बढ़िया कोई एडवाइजर वर्ल्ड में नहीं हो सकता किसी भी समस्या के लिए। आपके पास हर समस्या का समाधान है, अपनी का क्यों नहीं है? उसके पीछे साइंस है। तो पहला था नेवर ट्राई टू सेल। दूसरा, अगर आपके दिमाग से सेलिंग वर्ड नहीं हट रहा है, सेल योरसेल्फ। तीसरा, किलिंग फैक्टर, लीव पीपल विद ऑप्शंस। जब वहां से उठो, उसके पास इतने ऑप्शन छोड़ दो कि उसे कभी बात याद आए इंश्योरेंस की या उन क्वेश्चन संबंधित, उसे आपके अलावा कोई याद नहीं आना चाहिए। आपने कुछ बेचा नहीं, आपने इतना इंप्रेस और इतना इंस्पायर कर दिया और कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़ा, कुछ ऑप्शंस के साथ छोड़ा, और वो ऑप्शन पे सोचने पर जब मजबूर होगा, जैसे अरोड़ा साहब ने बताया, शाम को फोन आ गया उसका, सुबह फिर पूछा बेटा कब आएगा, तो आपने उसको कोई ऑप्शन दे दिया कि भैया ये पोजीशन है, आप देख लो। मैं तो कुछ बेचने तो आया नहीं, जबरदस्ती को दे नहीं रहा हूं, कान पे तो पिस्टल लगी नहीं, आपके करना पड़ेगा। आपको उसको कुछ ऑप्शंस के साथ छोड़ना है। और ऑप्शन कैसे होंगे? जैसे आप अनसर्टेनिटी के साथ जीना चाहेंगे या कुछ एश्योरेंस के साथ जीना चाहेंगे, तो लोग क्या चुनेंगे? एश्योरेंस के साथ जीना चाहेंगे। आप चाहते हैं कि आप 60 साल के बाद किसी पे डिपेंडेंट रहें या इंडिपेंडेंट रहें, इसलिए मैंने बोला, अरोड़ा साहब ने ऑलरेडी मेरी बात कह दी काफी सारी। सो कहने का मतलब है लोगों को ऐसे क्वेश्चन आपने बताने हैं।
आप चाहते हैं कि आपको मतलब अगले 10, 15, 20 साल आपके बच्चों की एजुकेशन और शादी की चिंता खाए जाए, या आपको एक कंफर्म हो कि भैया ये शादी का पैसा, ये एजुकेशन का पैसा, मैं तो फ्री हूं अभी। तो आपको क्या करना है? और बोलो ये सब जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं इसको कोई एक्सपर्ट ही डिजाइन कर पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आज तक ना तो किसी ने पूछे होंगे आपसे और ना ही कोई पूछेगा, क्योंकि एक्सपर्ट ही पूछ रहा है। मुझे काफी बार ना फायर सेफ्टी इंडस्ट्री में लोग कहते हैं सर इसको अगर ऐसे करते हैं पाइप को, तो मैं ना भाई 2 सेकंड के लिए रुकता हूं। मैं कहा डॉक्टर के पास गए हो कभी? बोला हाँ जी। तो मैंने डॉक्टर ने कभी इंजेक्शन लगाया? बोला हाँ जी। तो जहां उसने कहा वहीं लगवाया या अपनी मर्जी से लगवाया? मतलब उसने कहा यहां लगा दो, आपने कहा नहीं यहां लगा दो। उसने कहा यहां लगा दो, नहीं यहां लगा दे। नहीं बोला वही लगा। सर वो एक्सपर्ट है। तो मैंने कहा एक्सपर्ट आप हो फायर के मैं हूं? बोला आप हो। तो मैं कहा पूछना नहीं आगे से कुछ। ताली बजा सकते हो आप। आप उनको क्वेश्चन पूछ सकते हो, डू यू वांट टू कंप्लीट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी विद वरी और डू यू वांट टू कंप्लीट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट वरी? तो वो क्या बोलेगा? अरे बिना वरी के। तो बोले ये सब डिजाइन करके दूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ से, आप पैसे को ऐसे ही फेंकना चाहते हो या तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो? मतलब क्या करोगे? आप पैसा इकट्ठा कर लिया आपने भाग दौड़ करके, आपने प्लॉट खरीद लिया देहरादून में किसी के कहने पे, अरे भाई साहब प्लॉट ये बहुत बढ़िया रेट मिल रहा है, 1 साल के अंदर दुगने हो जाएंगे, और जब आप 6 महीने बाद गए प्लॉट पे कब्जा हो गया, तो आप कोर्ट में लड़ रहे हो। और यही पैसा कहीं आपने सुनियोजित तरीके से लगाया होता, किसी एक्सपर्ट के साथ लगाया होता, तो ये पैसा सेफ होता। यस और नो? तो कह रहा हाँ सर ऐसे तो हुआ है मेरे साथ, तो प्लॉट लिया था और तो होता ही है लोगों के साथ। तो पैसे को फेंकना है या लॉटरी बनानी है, उसकी जुआ खेलना है? हाँ जी, पैसे को आपको फेंकना है। डू यू वांट टू इन्वेस्ट अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस और डू यू वांट टू जस्ट थ्रो द मनी? और फिर उनको बोलो अगर ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं तो इसका मतलब मैं सब्जेक्ट को जानता हूं। अगर आपको इन क्वेश्चन के सही आंसर चाहिए तो आप मुझे दोबारा याद कर सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अगर उसको कभी जरूरत पड़ेगी इन चीजों की, वो इधर उधर कहीं जाने की कोशिश भी करेगा या करेगी, क्योंकि आपने सवाल ही ऐसे पूछे हैं उसकी जिंदगी के नीड, डिजायर और पेन से संबंधित। बाकी आप लोग इस बात के एक्सपर्ट हो कि लोगों की क्या नीड्स हैं, क्या डिजायर्स हैं, क्या पेन्स हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं अपनी बात को यहां पर विराम देने का प्रयास करूंगा। 2-3 मिनट और रखेंगे। अगर किसी, अगर कोई हाँ बिल्कुल वही आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन हैं आपके? हाँ जी, कौन से? तो सर मैं आपको एक काम करूंगा, आपने इतना प्यार और सम्मान से पूछा है, मैं अभी क्वेश्चन नहीं दूंगा। मैं जंगल में जब जाऊंगा आपके लिए कुछ 10 क्वेश्चन तैयार करूंगा, और वो 10 क्वेश्चन LIC वालों के लिए स्पेशल तैयार करूंगा। ये जैन साहब को जिम्मेदारी है, आप मुझे याद दिलाएंगे मैसेज से कि वो 10 क्वेश्चन भेज दीजिए, और मैं आपको डेट दूंगा, उस डेट तक वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और वो आप इनको बांट देना। एक बात और जी हुकुम। जब आप देंगे जी, उससे पहले हम इनसे काम चला लेंगे। हाँ हाँ, वो तो कर ही लोगे, आप मानने वाले थोड़ा कोई आप। इंटेलिजेंट तो ऑलरेडी हो आप। ये मैं आज ही भेज दूंगा, अभी इसमें समय लगेगा, मैं आज ही भेज दूंगा ये, ठीक है? हम काम चला लेंगे पक्का। आप मेरे को जैन साहब एक मैसेज लिखेंगे। देखिए एक बात बताऊं, मैं क्योंकि साइंस और शेड्यूलिंग पढ़ाता हूं तो उसका एक बीच का हिस्सा बता रहा हूं, स्क्रिप्ट। हम काफी सारे लोगों को चलते चलते काफी सारी चीजें बोलते हैं, और काफी सारे लोग हमें भी बोलते हैं और हम उनको हाँ कर देते हैं। मैं आज कर दूंगा तो चिंता मत कर, अब कहीं लिखा पढ़ा नहीं है, 2 दिन बाद हुआ, अरे यार वो भूल गया, ध्यान नहीं रहा। आपके साथ भी होता होगा और आप भी करते होंगे। तो मैं कभी भी, मेरा प्रिंसिपल है, मैं कुछ भी मुंह जबानी नहीं करता, मैं लिख के करता हूं। मैंने इनको बोला कि मुझे लिख के भेज देना, जब अपने डेस्क पे इनका मैसेज देखूंगा तो उसको मैं शेड्यूल करूंगा कि मैं परसों सुबह 4 बजे जब बैठूंगा पढ़ूंगा तो जैन साहब के क्वेश्चन भेजने हैं। तो आपको मैंने अगर बोला है तो मैं कर दूंगा, बशर्ते कि आपने लिख के भेजा। मुंह देखो, मैं कोई बोझ नहीं रखता, सर पे बाल भी नहीं रखता। हाँ कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करो, आप कोई चीज बता रहा हूं अभी, अगर आपको जो मैंने बताया है ये 1% बताया है, आपको और चाहिए क्या? कितने लोगों को चाहिए? हाथ खड़ा करो। कुमार विश्वास कहता है ना, पहले वाह करो फिर बताऊंगा। तो आपको एक मोबाइल नंबर दे रहा हूं, आपस में बांट लेना, आप लिख लो जितने लोग लिख सकें, 98107। एक काम करते हैं, इस बोर्ड को भी यूज करें, इतनी मेहनत की है।
9810719922। अगर आपको जिंदगी में कुछ ऐसा करना है जो किसी ने नहीं किया हो, तो आप इस मोबाइल नंबर पे लिखेंगे MORE, लिख लो। SMS में क्या लिखेंगे? MORE डैश आपका नाम, समझो जो भी आपका नाम है, समझो सुदेश, डैश 082312, ये कोड है 082312। ये आप SMS करेंगे नाश्ते करने के समय तक। अगर आपको मुझसे कुछ ऐसा चाहिए जो इतिहास बना सकता है आपके घर पे, आपके ऑफिस में, आपकी सोसाइटी में, आपकी एनर्जी के लिए, आपके पैसे के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, ये 6 जगहों पर यू कैन क्रिएट ए हिस्ट्री। अगर वो साइंस आपको सीखनी है, कुछ पूछना है, उसके लिए 1-to-1 मीटिंग करेंगे। लेकिन 1-to-1 मीटिंग के लिए हम तभी कॉल कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, जब मोर डैश आपका नाम डैश जो मैंने आपको 082312, ये आप मुझे SMS कर दीजिएगा इस मोबाइल नंबर पे। हम आपसे खुद बात करेंगे, ठीक है? कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके 2 मतलब होते हैं, एक तो सब कुछ समझ आ गया, एक किसी को कुछ समझ नहीं। हाँ जी सर। हाँ जी सर, वो 1 हफ्ते के प्रोग्राम की डेट, 1 हफ्ते की प्रोग्राम की डेट। आपका नाम क्या है? दिनेश। दिनेश कोई और भी है यहाँ? एक ही है। तो नहीं, पर लिख लेना, दिनेश जी से बात करनी बॉब के बारे में, ठीक है? हाँ, आपसे बात करेंगे। तो मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूं, उसके बाद में अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हर सुबह से पहले रातों का ही कारवां होता है। हर सुबह से पहले रातों का ही कारवां होता है। जो अंधेरे को भी निकल जाए, खुदा उनका ही निगहबान होता है। निकल जाए, खुदा उसी का निगहबान होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा सेशन? एक बार जोरदार तालियां। प्लीज सेटल डाउन। दोस्तों, आज सर जैसे बता रहे थे कि घर में कई लोग बोल नहीं पाते, इसलिए बाहर ज्यादा बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जिसमें क्वालिटी होती है वो होती है, वो दिखती है क्वालिटी। मतलब सर ने आज हमारे से 3-4 बातें करी हैं, ज्यादा बातें नहीं करी, लेकिन उसमें भी सर की क्वालिटी हमारे को नजर आ गई। और दिनेश जी ने जैसे कहा, जब भी आपका कोर्स होगा आप हमें जरूर बताएंगे। और ऐसे कितने लोग ये कोर्स करना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करें। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हमें अपना मोबाइल ऑफ नहीं कर सकते। सर ने सबसे पहले वो रखा कि मोबाइल ऑफ करके छीन लेंगे, अपने साथ रहना है। और हर आदमी को पता है ये बात कि हिरन के अंदर ही कस्तूरी है, फिर भी वो उस तरफ भागता है जिस तरफ की हवा होती है। जबकि अगर रुक के अपने अंदर महसूस करे कस्तूरी मेरे अंदर ही है, तो वो शायद उस कस्तूरी को पा भी लेगा। दोस्तों, एक आदमी को उसकी वाइफ ने भेजा मीट लेने के लिए, मीट खरीदने के लिए। वो मीट लेके दुकान से आ रहा था, तो कुत्तों को थोड़ी खुशबू आ गई। कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकने लगे, और ऐसे करते करते वो देख रहा था, जैसे थोड़ा वो हल्का हुआ, रुका कुत्तों को देख के। एक कुत्ता आगे आगे आया, शराब पी रखी थी बंदे ने फुल। एक कुत्ता आगे आया, उसने कुत्ते को कहा मीट खाएगा। तो कुत्ते ने क्या बोलना था, उन्हें उसके ऊपर हाथ फेरा और उसके आगे मीट रख दिया पूरा। मीट तो उसने खिला दिया, वाइफ ने भेजा था घर लेने के लिए। घर जैसे पहुंचा, वाइफ ने कहा मीट कहाँ है? वो कह रहे हो तो मैंने किसी को खिला दिया। वाइफ ने दरवाजा बंद कर दिया, उसको अंदर घुसने ही नहीं दिया, और पूरी रात बेचारा बाहर रहा। वो उसी टाइम कोई वीडियो वायरल हुआ कि मोहल्ले का हीरो। तो जैसे वीडियो वायरल देखा, करे पापा की फोटो आई है, देखो पापा को सारा मोहल्ला हीरो कह रहा है। कि जिससे जैसे वो कुत्ते थे ना, कुत्ते को बीच में एक चीता आया था, जिसको उसने हाथ फेर के वो खिलाया था। उसको तो पता ही नहीं था वो कुत्ता है या चीता है। मोहल्ले के लिए वो हीरो था, और बीवी के लिए क्या था, घर के बाहर उसको अंदर ही नहीं घुसने दिया। तो दोस्तों, आपकी क्वालिटी आपके अंदर है, कैसे पता लगा? क्योंकि वो होशोवास में था नहीं, उसको ना कुत्ता पता लगा ना चीता पता लगा। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही
दोस्तों मैं अतुल जी को आमंत्रित करूंगा, एक टोकन ऑफ लव हमारे स्पीकर को देंगे। सर बोर्ड मेंबर्स आ जाइए सर। बोर्ड मेंबर सारे आगे आ जाए। कोई फोटो अरे वीर साहब फोटो लिए, पवन वीर जी सर आए प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आज के आप मुझे मालूम है कि आप एक बहुत बड़े ऑडियंस को आपको सुनने के लिए आपके लिए बैठी रहती है, और आप इतनी छोटी ऑडियंस में भी आज आपने सुबह इतनी जल्दी हमारे लिए टाइम निकाला। हैप्पी आरटी पूरा परिवार आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता है। और कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन? बहुत बढ़िया। अब हम एक सेकंड बात करेंगे। अब हमारा जो वो बिमटेक का जो कोर्स है उसकी डिटेल्स आ चुकी हैं हमारे पास। मैंने एक मैसेज सभी ग्रुप्स में डाला था, जो भी हमारे मेंबर्स और नॉन मेंबर्स वाले ग्रुप में डाला था। उसमें बस मेरी आप लोगों से एक इतनी सी रिक्वेस्ट है, वो आज हर हालत में मुझे ना उस पे मेरे पर्सनल मोबाइल के ऊपर वो अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, एक अपना ईमेल आईडी और अपनी ब्रांच और कौन से मेंबर है, सिल्वर मेंबर है, गोल्ड मेंबर है, ये मुझे आज हर हालत में भेज दीजिएगा। मुझे अभी भी कल भी उनसे बात हुई है, मुझे 15 लोगों का नाम पहले उनको भिजवाना है। 15 लोगों का करते ही वो 15 लोग, उन्होंने हमारे को रजिस्ट्रेशन लिंक और पेमेंट लिंक दोनों भेज दिया है। तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप बनाऊंगा, और उस ग्रुप के अंदर सब लोगों को मैं पेमेंट लिंक शेयर कर दूंगा, और आप लोगों को पेमेंट करना है। हमारी पहली 15 लोगों की कमिटमेंट है कि हम 15 के लिए कमिटेड हैं कि भाई हम 15 लोगों को वहां पे देना है। उसके बाद हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जितने ज्यादा, हमारी ये जरूर इच्छा रहेगी या कोशिश रहेगी कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जितने ज्यादा लोग ये जो कोर्स है स्पेशली पीआरटी के लिए डिजाइन किया गया कोर्स है, क्योंकि हम इस पे पिछले 6 महीने से इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो आप लोगों से मैंने कल किन्होंने देखा जो ब्रोशर आया था, पीआरटी में ब्रोशर आया था, देखा था किसी ने? हाँ। और उसमें आज आप मुझे पर्सनल मेल अपने मोबाइल नंबर, अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपनी एलआईसी की ब्रांच और अपना वो कौन से मेंबरशिप, ये आज हर हाल में शेयर कर दीजिएगा। उन्हीं लोगों का मैं ग्रुप बनाऊंगा जो मुझे शेयर करेंगे, क्योंकि मेरे पास अब देखो सर, हम लोग भी थोड़ा सा काम है हमारे पास, तो हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते। जिन जिन लोगों का मैसेज मुझे आ जाएगा मैं उनको बना करके उनको पेमेंट, वो रजिस्ट्रेशन लिंक और मोबाइल पेमेंट लिंक भेज दूंगा, और आप अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने के बाद वो भी मेरे को शेयर करेंगे, क्योंकि उसकी मुझे एक एक्सेल मेंटेन करनी होगी बिमटेक से बात करने के लिए। तो 8, 9 और 10 तारीख का 3 दिन का ये रेजिडेंशियल कोर्स है। उन्होंने अपनी पूरी डिटेल्स दे दी है इस कोर्स में, वो क्या क्या चीज कराएंगे। मेरी आप लोगों से विनती है कि आज जिस भी टाइम, आज बाय द एंड ऑफ द डे, आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज मुझे अपनी डिटेल्स शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं उस मैटर को एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आपको पेमेंट लिंक शेयर कर सकूं और रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर दूं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मेरे ख्याल से राष्ट्रगान के लिए खड़े हो, राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाते हैं। जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जया गाता, जन गण मंगल दायक जया हे भारत भाग्य विधाता, जया हे जया हे जया हे जया 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 हे। भारत माता की जय। एफपीआरटी की जय। थैंक यू फ्रेंड्स।